गुड मॉर्निंग। ये है ऑडियो वीडियो। ये है, एक बात बता दें, ये क्लियर। अभी तक हम लोगों ने दो प्रश्नों की विवेचना कर ली है, दो निबंधों की। एक निबंध था एक अच्छा जीवन प्रेम से प्रेरित और ज्ञान से संचालित होता है, और कल हम लोगों ने देखने का प्रयास किया था छप्पर मरम्मत करने का समय तब होता है जब धूप खिली हुई हो। क्लियर। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। यहाँ अलग अलग जगहों से है, तो अयोध्या से भी है, वेरी अलग अलग जगहों से अपना अपना नाम लिख रहे हैं। कुछ पटना से है, कुछ भागलपुर से है, इंदौर से भी है, प्रयागराज वाले भी है। कोई बात नहीं, हम लोग अपने एक नए निबंध को आज पुनः देखते हैं। यस, नया निबंध है। देखो, अभी कुछ दिन पहले नए कानून बने हैं, तो 3 नए कानूनों पे कोई सवाल बन सकता है। 3 नए कानून, तो नोट कर लोगे, कानूनों पे 3 नए कानून। वेरी गुड। मोनी सिंह लिख रहे हैं 6-7 एरिया लेकर 10 पेज लिखा है, वेरी गुड। अजय भी लिख रहे हैं, और भी अलग अलग लोग भी लिख रहे हैं कि मैंने लिखने का प्रयास किया है। ये डिस्कस अच्छे से फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट लिख दो, और क्या करो, दोनों चीजों को देखेंगे, केवल प्रीवियस ईयर नहीं। हम कुछ प्रीवियस ईयर को भी देखेंगे, कुछ नए नए टॉपिक्स को भी देखते रहेंगे। ठीक है, नोट करेंगे 3 नए कानून। 3 नए कानून प्रयास करना है। कुछ लोग 600 शब्द किसी ने लिखा है, किसी ने 800 लिखा है, किसी ने 1000 लिखा है। अच्छी बात है कि आपने एफर्ट किया, और कुछ बात क्या है कि आपने एफर्ट किया, आपने प्रयास किया। ऐसे ही करते रहोगे तो धीरे धीरे आप 1200 शब्द लिखने की स्थिति में आ जाओगे। प्रयास बंद मत करना, बंद करने के बाद तो दिक्कत है। ठीक है, क्लियर है। अभी लिखने में शुरुआत में टाइम लगेगा। रामानंद यादव लिख रहे हैं कि लिखने में टाइम बहुत लगा है, तो टाइम लगेगा भी। शुरू में हो सकता है, हमने कल बताया था कि हो सकता है 2 घंटा लग जाए, 3 घंटा लग जाए एक निबंध लिखने में, मगर लगातार प्रयास करते रहोगे तो फिर आप 1 घंटे में एक निबंध आराम से लिख लोगे। अभी आते हैं 3 नए कानून पे। 3 नए कानून, ध्यान देना। तो पहले इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि एक पहले चार्ट बना लो, उसके बाद हम इसको विस्तार देंगे। डायग्राम बना, नोट करो डायग्राम में। पहले सबसे पहले लिख लेंगे प्रस्तावना या भूमिका। प्रस्तावना या भूमिका या शुरुआत, आप जो कर सकते हो लिखो, प्रस्तावना, भूमिका या शुरुआत। दूसरा पॉइंट बताएंगे, जब हम भूमिका लिख लेंगे, इस 3 नए कानून पे कोई भी निबंध बन सकता है, इसको थोड़ा बदल के भी सवाल हो सकता है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना लिख देंगे, उसके बाद लिखेंगे कानून क्या है। हम कानून का मतलब क्या है, आशय क्या है कानून का, लिख लोगे। कानून क्यों बनाए जाते हैं, क्यों, कानून का उद्देश्य क्या है, नोट कर लोगे। कानून का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाए जाते हैं, कानून क्यों। हम बता देंगे कि समय, परिस्थिति और दिमाग के अनुसार परिवर्तन होता है। परिवर्तन समय के अनुसार परिवर्तन होता है, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता है। नई नई चुनौतियां आती हैं तो परिवर्तन होता है, तो समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, चुनौतियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, हमारे जीवन पर भी लागू होता है। नेक्स्ट लिखोगे नए कानूनों में का संक्षिप्त परिचय। थोड़ा संक्षेप में बता दोगे कौन कौन से 3 नए कानून बने हैं, लिख लोगे संक्षिप्त परिचय तीनों कानूनों के बारे में। उसके बाद लिख लोगे इन 3 कानूनों में नया क्या है, क्या चीज नया लाया गया है कानूनों में, लिख लोगे चुनौतियां क्या है। लास्ट में लिख लोगे समाधान क्या होना चाहिए। ये ओवरऑल एक ढांचा बनेगा। 1000 शब्द भी लिख लिया तो बहुत है। अभी 800, 900, 1000 के आसपास शब्द अगर आप लिखने की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जिसने बिल्कुल नहीं किया है प्रैक्टिस, उसका ठीक नहीं होगा, ध्यान रखना। तो अगर 3 नए कानून पे कोई निबंध बन जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, उसके बाद कानून क्या है ये बता देंगे, फिर बता देंगे कानून क्यों लाया जाता है, कानून में परिवर्तन क्यों होता है। जो 3 नए कानून है, नए कानून में नया क्या है, नया क्या है हम ये भी बता सकते हैं। पुराने कानून से अंतर क्या है, पुराने वाले में क्या था, नए वाले में क्या है, ये नया हो जाएगा। नए कानूनों को लागू करने में चुनौतियां क्या है, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कानूनों को लेकर, फिर आ जाएगा क्या करना चाहिए। अभी बोल रही रोशनी पूछ रही है मालवीय कौन सा कानून, नया कानून बन गया। 3 पुराने कानूनों को हटा दिया गया। 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए। कुछ एक सिफारिश को छोड़कर प्रतिदिन पेपर पढ़ना सीखो, प्रतिदिन पेपर पढ़ने की आदत डालो। ये कौन सा कानून, नया कानून जो बन गया, ये है। बिल्कुल दुखद घटना है लोकेंद्र, अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट में कठिनाई आई। अभी आप प्लेन से चलो, प्लेन जब टर्बुलेंस में फंसता है और थोड़ा सा हिलता है, और जब सामने वाला ये बताता है कि टर्बुलेंस है, आप उसी की पेटी ठीक से बांध लें, तो एक बार तो जो लोग बैठे हो भीतर में, एक बार उनको कंपन तो हो जाता है फ्लाइट में। और भी तब जब ठीक से आंधी तूफान का मौसम हो, कठिनाई आती है, पर फिर भी एविएशन सेक्टर ज्यादा सतर्क रहता है। अभी भी आप देखोगे तो सबसे मिनिमम जो है ना क्षति जो है उसी की है, वहीं पे है। उसकी तुलना में ट्रेन में ज्यादा है, ट्रेन से ज्यादा सड़क दुर्घटना ज्यादा है। अगर आप इस रेशियो से देखोगे तो हवाई यात्रा ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है। सड़क मार्ग से रेल मार्ग, 3 जो मार्ग बने, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग, तो सबसे कम घटनाएं वायु मार्ग में है। उसकी तुलना में ज्यादा ट्रेन वाले रूट पे है, ट्रेन वाले से ज्यादा सड़क वाले रूट पे है, सड़क वाले से ज्यादा पैदल चलने वाले हैं, साइकिल से चलने वाले हैं, साइकिल मोटरसाइकिल से, वो घटनाएं और ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा 3 कानून, प्रियांशु अभी बताएंगे ना कौन सा 3 कानून। हमने बोला ना, यहाँ पे लिखा ना कि कानून का संक्षिप्त परिचय देंगे, कौन कौन से 3 कानून है। तीनों कानूनों का नाम लिख लेंगे, ये देखो नए कानून बन गए, पता ही नहीं है कौन सा 3 कानून, दुनिया से अलग है। कौन सा रील देखो तुरंत बता देगा, हाँ ये रील देखें। कौन सा गाना आया सब पता होगा, बॉलीवुड सब जानकारी होगी। यही नहीं पता कानून आया और उसी कानून से भी आपका जीवन संचालित भी हो रहा है, कुछ भी कठिनाई होगी वही कानून लागू होगा। नए कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हो गए, बता देंगे तीनों कौन कौन से हैं। पहले क्या नाम था, अब क्या नाम हो गया। देखिए सबसे पहले प्रस्तावना कैसे लिखोगे देखते हैं। हिंदी का कोई पढ़ लो, तो थोड़ी अंग्रेजी में जाके पढ़ोगे, ये सब हिंदी का कोई पढ़ लो, देखो लिख दिया इधर में, अंकुल ने लिख दिया। ठीक है, तुम्हारे क्रिस्टियानो बोलेंगे नए कानून तीनों के मार्केट में नया नहीं, तुमको पढ़ लेना चाहिए। नाम रख लिया क्रिस्टियानो, मतलब किसी को पता नहीं है कानून भी बदल गए हैं। व्यापक वाद विवाद विवेचना के बाद ये कानून बने हैं। अभी ब्रिटिशर्स के बहुत सारे कानून थे, हमने सैकड़ों कानूनों को हटा दिया, कुछ को बदल दिया, कुछ नया ऐड कर दिया, तब का नया नामकरण कर दिया, ध्यान रखना।
ये ये स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया कि हम ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसी में थोड़ा थोड़ा संशोधन कर लेंगे स्ट्रक्चर। सबसे पहले भूमिका या प्रस्तावना लिखना है इसका। कैसे लिखोगे आप? प्रस्तावना 5-6 लाइन में होनी चाहिए 3 नए कानून के बारे में। बीएनएस भी है उसमें, एक तो बीएनएस भी है। और अभी कर लेंगे चर्चा, पहले अभी शांतिपूर्वक सुनो। निबंध में कविता भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। लोग कुछ वर्मा बोल रहा है कि सब कविता लिख सकते हैं, कविता लिख देना। नाम कविता मत लिखना, कविता लिखना 4-5 लाइन की, ध्यान रखना। ऐसा कविता लिखती है, मुझे कविता अच्छी लगती है, स्टेशन लिखना, कविता लिखना है। बीएनएस ठीक तो है, कोई पता है उसकी वाली बोलेगी। अरे लोग डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से हैं, वो अलग है, वो अभी बना हुआ है ना वक्त मोर्चे संबंधित। सबसे पहले प्रस्तावना कैसे लिखोगे, ध्यान देना। हम ऐसा लिख सकते हैं कि परिवर्तन जो है मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है। परिवर्तन होता है हमारे जीवन में, जैसे जैसे चुनौतियां आती हैं, जैसे समस्याएं आएंगी, संभावनाएं आएंगी, तो वैसे वैसे परिवर्तन भी करते हैं, अपने को अपडेट करते हैं, परिवर्तन करते हैं ताकि समस्याओं का समाधान हो, चुनौतियों का ठीक से सामना किया जा सके। निबंध पूछा जा सकता है 3 नए कानून पे, दिमाग में रखना। या कानून से संबंधित कोई निबंध बन सकता है जहां इनको लिखने की जरूरत पड़ जाए 3 नए कानून को। क्या नया है 3 नए कानूनों में, क्यों लाया गया 3 नए कानूनों को, ठीक है। तो शुरुआत कैसे करोगे? परिवर्तन से शुरुआत करोगे। मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है, जैसे जैसे हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, हम अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करते हैं। हम चाहते हैं कि जो समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं उनका ठीक से समाधान हो जाए, इसके लिए हम परिवर्तन करते हैं, ध्यान देना। आप अगर 47 के बाद से देखोगे, 1947 के बाद से ही कई क्षेत्रों में परिवर्तन हुए, बड़े परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, कई जगहों में परिवर्तन हुए। तो ये तो परिवर्तन अभी भी शेष बचा हुआ था कानून, वो ब्रिटिश काल के कानून अभी भी काम कर रहे थे। हम अभी अमृत काल में से काल से गुजर रहे हैं। स्वतंत्रता की प्राप्ति के 75 वर्ष पूरे हो गए और कानून अंग्रेजों के बनाए गए कानून आज भी लागू थे। तो हम लोगों ने उसको परिवर्तन करने का निश्चय किया। जब नए जमाने का कानून बने, वर्तमान परिस्थितियों को देखकर कानून बने, जनता के हित को ध्यान में रखकर कानून बने, कानून ऐसा बने जो न्याय दिलाए। कानून का एक उद्देश्य न्याय होता है। तो नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने कानूनों में नए कानूनों को लागू किया। इस तरीके से हम शुरुआत करेंगे। बस किससे चर्चा बोलो आप, कैसे शुरुआत करोगे? 3 नए कानून पे लिखना है, शुरुआत कैसे करोगे? समय के समय परिवर्तन जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। समय के साथ साथ परिवर्तन, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता है। चुनौतियां सामने आती हैं, कई मुद्दे सामने आते हैं, हम परिवर्तन करते हैं, ध्यान देना, ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके, चुनौतियों से निपटा जा सके। स्वतंत्रता के बाद से ही जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन हो रहा है। इसी क्रम में 2024 में औपनिवेशिक काल के प्रति कानूनों में भी परिवर्तन उभर कर सामने आया है। ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ, ये हो गई प्रस्तावना। मैंने बोला आप समझ के अपने समझ से लिखोगे, बोला बहुत सारे लोगों में अंतर होना चाहिए। बोलो, ये शुरुआत करोगे इस तरीके से। देखो अब पिछले साल तक ब्रिटिश काल के बहुत सारे कानून थे। जिस समय ये सरकार बनी थी तो उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं प्रतिदिन एक कानून को खत्म करूंगा। कितने कानून है, किसके द्वारा बनाए गए? ब्रिटिश काल के। और ब्रिटिश काल के जो कानून थे उनका मुख्य उद्देश्य सजा देना था, नए कानूनों का उद्देश्य न्याय दिलाना है। वो तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए उन्होंने कानून बनाया था। किसी ने सत्ता के विरोध में आवाज उठाया, लाल लोग कम करना, किसी ने सरकार की आलोचना की, लाल लोग कम करना। 2024 1 जुलाई से पहले देखोगे अलग अलग सरकारों ने समय समय पर जिसने भी सत्तारूढ़ दल की आलोचना की, कई बार उनको लाल लोग का मुकदमा ठोक के उनको ठीक कर दिया। ये कानून किसके द्वारा बनाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा। कई बार सैकड़ों वर्ष पुराने कानून के आधार पर अभी तक जजमेंट हो रहा है। जरूरत महसूस की जा रही है परिवर्तन करने की। अंततः हमने परिवर्तन कर दिया, बदल गया है। क्रिस्टियानो उल्टा पुल्टा लिखता रहता है और बदल गया। 1 जुलाई 2024 से नए कानून लागू हो गए हैं, ध्यान रखना। ब्रिटिश काल के प्रति कई सारे कानूनों को हमने खत्म कर दिया, संशोधन कर दिया, ध्यान रखना। अंग्रेजों के जो बनाए गए कानून थे हमने खत्म किया है। पहले क्या था? पहले का कानून क्या था? अंग्रेजों का था इसी विषय में हम कर को वसूली करेंगे। अब ऐसी ऐसा नहीं है, सरकार कर्ज माफी भी कर देती है। लिखना नहीं है, देखो जा रहे हो शासन में उल्टा पुल्टा कहीं लिख दोगे तो फिर तो मेंस पास करना मुश्किल हो जाएगा। क्रिस्टियानो एक तो नाम लग गया है अंग्रेजी में, पता नहीं चलता है कि वास्तव में नाम क्या है इसका। ठीक है, नए कानूनों में क्या क्या नया है ये देखेंगे ना। हम लोगों ने बोला ना नए कानूनों में नया क्या। भूमिका लिख लोगे। भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है चीजों को आधुनिक बनाने का। ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ ट्रैवलिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए। और नए कानूनों के माध्यम से ईज ऑफ जस्टिस की अवधारणा को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है, ध्यान देना। क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? बोलो इज इट क्लियर? ठीक से लिखना है, भावेश में नहीं लिखना है, लिखना है बैलेंस तरीके से लिखना है। आयुष की तैयारी कर रहे हो, बन गई आदत रही और पता चलता कि बन गया आयुष ऑफिसर आलोचना कर दी सरकार की। सरकार ने कानून बनाया और आपने कहा कानून तो बेकार है, उसी दिन रगड़ दिए जाओगे। रगड़ना तय है। आदत बन रहेगी हमेशा उल्टा बोलने की, तो उल्टा बोल दोगे, बोलते ही मामला दिक्कत है। बाद में माफीनामा लिखना पड़ सकता है, नहीं तो नौकरी से भी मामला हो सकता है, एक्शन हो सकता है। तो आप एक और का पार्ट है, ध्यान रखना। कानूनों में कौन से कानून आए हैं नोट करो। कानून कौन कौन से आए हैं नोट करोगे। 3 जो नए कानून है नोट करोगे। भारतीय दंड संहिता की जगह पर, पहले भारतीय दंड संहिता था, इंडियन पेनल कोड था, आईपीसी था। भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। पहले था भारतीय दंड संहिता, अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस पहला। ठीक है, इसमें लगभग 358 धाराएं हैं। अच्छी बात है, आंचल लिखने के साथ मुझे मजा आता है टर्बुलेंस में। जब आता है तब समझ में आता है। कोई गलती मुझे लगता है ना, बिल्कुल सही। संधि लिखा 60 शब्द लिखे करेक्ट लिख सकते हो। पहला भारतीय दंड संहिता पहले था, अब बदलते उसे भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया, ध्यान रखना। दूसरा है सीआरपीसी था, नोट करो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको लाया गया। पहले सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसके स्थान पे अब उसका हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, बीएनएसएस। इसको सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया, आईपीसी बीएनएसएस, सीआरपीसी बीएनएसएस हो गया।
कोटेशन नहीं लिखना है, पहले ये लिखो, मैं बता रहा हूँ, सब जगह कोटेशन लिखोगे। और तीसरा इंडियन एविडेंस एक्ट पहले था, इंडियन एविडेंस एक्ट उसको बदल के कर दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पीएसए। पहले आईपीसी था, आईपीसी को बदल के बीएनएस कर दिया गया, बीएनएस। पहले सीआरपीसी था, इसको बदल के कर दिया गया है बीएनएसएस। पहले इंडियन एविडेंस एक्ट था, ध्यान देना, इंडियन एविडेंस एक्ट उसको बदल के भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पीएसए कर दिया गया। ये तीन नए कानून हो गए, पुराने वाले की जगह पे इसको लागू कर दिया गया। अब बीएनएस की बात होती है, पहले आता था इंडियन पेनल कोड की धारा के अनुसार आपको ये किया जा रहा है, अब भारतीय न्याय संहिता की इस धारा के अनुसार ये किया जा रहा है। ध्यान देना, 1 जुलाई 2024 से इन्हें लागू किया गया है, 1 जुलाई 2024 से इन तीन नए कानूनों को लागू किया गया। लिख लेना, बिल्कुल दोस्ती मांगी ठीक लिख रहे हो, विदेश में लिख रहे, क्रिस्टियानो भी बीच में लिख देता है। आईपीसी हो गया बीएनएस, सीआरपीसी हो गया बीएनएसएस, इंडियन एविडेंस एक्ट जो था एविडेंस एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया है बीएसए। अरे डाटा नहीं है, नाम है, तीन नए कानून। कौन से तीन नए कानून है? डाटा है क्या? डाटा नहीं है। बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, एसए सुरक्षा संहिता। भारतीय इसका मतलब साक्ष्य अधिनियम, बीएसए। ठीक। केवल नाम नहीं चेंज किया है, कई सारे इनमें से कानूनों को हटा दिया गया है, कई नई चीजों को जोड़ा गया है, कई नई चीजों को मॉडिफाई कर दिया गया है, तो उसको और मॉडिफाई किया है। तो पुराने जो कानून थे, ये पुराने कानून या अंग्रेज निर्मित कानून थे, तो इनमें कई चीजों को हटा दिया गया, कई नई चीजों को जोड़ दिया गया और कुछ चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया। नया नाम हो गया आईपीसी की जगह पे बीएनएस, सीआरपीसी की जगह पे बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए को लागू कर दिया गया है। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है। ठीक है, अभी भारतीय कुमारी देख लेंगे कौन से लॉ हटाए, बहुत सारे हट गए, एक तो हटाए। पिछले 5 साल में कई सारे कानूनों को हटा दिया गया है। हमने बोला ना, जब प्रधानमंत्री जब शपथ ग्रहण किया तो उसी समय उन्होंने बोला था प्रत्येक साल कानून, इतने पुराने पुराने कानून जिसका मानने का कोई मतलब नहीं है, और है कानून। ठीक है, देखो कानूनों का स्रोत जो है ना, कानूनों की जननी संविधान ही होता है। कानून संविधान से परे नहीं हो सकते, संविधान सम्मति होना चाहिए कानूनों को। बोलो ये क्लियर, बोलो एक बार ये। अच्छा, जरूरत क्यों पड़ गई? नया कानून ये हो गया, तीनों नए कानून। एक बार लिख के बताओ, तीनों कानून बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए लिख के बताओ तीन नए कानून को। एक हम लोगों ने भूमिका लिख दी, अब भूमिका में हमने बता दिया कि ब्रिटिश काल के कानूनों को अब हम लोगों ने खत्म कर दिया और तीन नए कानून लागू कर दिए हैं। 1 जुलाई 2024 से लागू हो गया है, ये हो गया। फिर हमने बताया कौन से कानून लागू किए, कौन से नया कानून? तो भाई आईपीसी की जगह पे हमने बीएनएस कर दिया, सीआरपीसी की जगह बीएनएस कर दिया, इंडियन एविडेंस की जगह पे बीएसए कर दिया, हो गया काम। बता दो 72 तारीख को, ध्यान देना, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया। क्लियर, बोलो क्लियर। बीएनएस, बीएनएस तब लिख वो तो ठीक कर लिया। और उन्होंने लाइफ स्पेसिफिक तीनों को बता दी कि आईपीसी की जगह बीएनएस, सीआरपीसी की जगह बीएनएस, इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस को ठीक कर लोगे, एविडेंस है, एविडेंस एक्ट की जगह पे बीएसए। ठीक है, करेक्ट, लिख लिया। सवाल है इन कानूनों को, नए कानूनों को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? नए कानून क्यों बदलना पड़ा? हमें क्यों नया लाना पड़ा? क्यों हमें पुराने कानूनों को बदल के नया लाना पड़ा? कारण था। आपने कई सारी मूवीज देखी होगी जिसमें एक सनी देओल की मूवी कोई थी जिसमें तारीख पे तारीख वो ये कानून क्या है, दशा क्या है, तारीख पे तारीख। तो पुराने कानून की दशा क्या थी? क्यों बदल गई? पुराने कानून तारीख पे तारीख को बढ़ावा देते थे। ये केस पीढ़ी दर पीढ़ी केस होते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चल रहा है। बाप का केस पिता बेटा लड़ रहा है, बेटा का केस उसका बेटा लड़ रहा है, और तारीख पे तारीख मिल रही है कोर्ट में। एक बार गए तारीख, फिर नई तारीख, फिर अगली बार गए नई तारीख। 10 साल से मुकदमा चल रहा है, चप्पल गिर जाते थे, लोगों के चप्पल गिर जाते थे, न्याय में खूब देरी थी, पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता था। ये पुराने वाले में दशा थी, अब नहीं होगा। अब पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगा, तारीख पे तारीख नहीं रहेगा, जल्दी केस की सुनवाई होगी, फटाफट होगी सुनवाई, झटपट होगी, मतलब पहले की तुलना में झटपट। ये इसलिए तो नया कानून लाया गया है। पहले वाले कानून में खूब प्रक्रियाएं जटिल थी, कई कमियां थी, इसलिए पुराने कानून की जगह पर नए भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बनाया गया कानून लागू किया गया। तारीख पे तारीख, तारीख नहीं, तारीख पे तारीख। छोटा छोटा केस भी जाता था ना कभी कोर्ट में, तो पता कई साल तक केस चल रहा है। एक जमीन का केस चला गया कोर्ट में, मतलब 20 साल तक चला, 50 साल से केस चल रहा है, और मोटी मोटी फाइलें हो जाएंगी। अब फिर आपका कुछ थोड़ा बहुत दोहन भी तो होगा, दोहन की भी स्थिति हो जाती है, कई लोग परेशान हो जाते हैं, तो केस लड़ने के चक्कर में अपना जमीन जायदाद भी गंवा देते थे। इसलिए नए कानूनों की दशा आ गई, प्रक्रिया पहले की जटिल थी, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, भारतीयों के द्वारा, भारतीयों के में बनाया गया कानून है। सारी तकलीफ उल्टा पुल्टा लिख रहे हो, इस टाइप से नहीं लिखना है। अदालत का नया तब करता है, एक्सप्लेनेशन करता है, इसे नहीं लिखना है। लिखोगे तो कठिनाई पैदा कर लोगे, ध्यान देना। राजन मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, उधर राजन किसी को बोला हेलो सिस्टर गुड मॉर्निंग, अरे बाद में गुड मॉर्निंग कर लेना राजन। मैं पढ़ा रहा हूँ कानून क्या है, गुड मॉर्निंग करने में किसी को लगा हुआ है, कितना तेज है। आपको पता होगा कि पिताजी को बेटा हमारा आईएएस की तैयारी कर रहा है, तो गुड मॉर्निंग करने में लगा हुआ है। एक तो लेट से आया है, गुड मॉर्निंग बोल रहा है, आईएएस की तैयारी जारी है इसकी, इतना जी लगा के बोल रहा हूँ नेहा जी गुड मॉर्निंग, इतना इज्जत और प्रतिष्ठा देने के लिए लड़ाई है। और तुरंत इंट्री किया है, माता पिता बोला कि बेटा बैठ के आईएएस की तैयारी कर रहा है, बेटा गुड मॉर्निंग करने लगा हुआ है। ठीक है, एक्चुअली कोई गुड मॉर्निंग हो रही है। मैं पढ़ा रहा हूँ कानून में नया क्या है, वो अपनी दुनिया में मगन है, उसको पढ़ने से कोई मतलब है। विस्तार से पढ़ा रहा हूँ, दिमाग खुल जाए, पता है क्या करना है। सबसे पहले क्या लिख लोगे? भूमिका लिख लोगे, फिर क्या लिख लोगे? बताओगे नया कानून कौन कौन सा है। ये कानून हो गया, बताना है ना, लिखते रहो। फिर आगे लगे नया कानून लायक हो गया, नया कानून क्या बोले? तो पुराने वाले कानून में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था केस, पुराने वाले कानून में तारीख पे तारीख की दशा रहती थी, चप्पल लोगों को भेजा करते थे, बड़ी जटिल प्रक्रिया थी।
कई कई साल छोटा सा मुकदमा, कई साल बर्बाद, तो बहुत दिक्कत आपको आने वाले कानून में। ध्यान देना, इस पीढ़ी दर पीढ़ी केस चलता था, एक का केस 10 साल 20 साल, छोटा सा केस, कोर्ट में केस गया कि 10 साल गया। पीछे हमारा भी कोई इस टाइप से कोई केस था, पोस्टर गया, कई साल चला, 10-12 साल, छोटा सा केस, किसी ने मेरा कोई वोट था उसको उठा के बाहर में लगा दिया, किसी ने होगा वो पड़ा हुआ, किसी ने उठा के लगा दिया फोटो खींच कोर्ट में 10 साल तक, कई साल चलता रहा, 50 दफा डेट मिला, छोटा सा। कोई भी छोटी मोटी गलती हो, अब नए वाले कानून में होगा कि बाई चांस किसी से कोई गलती हो जाए, बाई चांस, तो एक दिन में अब उनको फाइन लगा के मामला खत्म। अब समरी ट्रायल हो गया, छोटा छोटा कोई केस होगा, एक ही दिन में निपटारा हो जाएगा फैसला, समरी ट्रायल, केस गया और एक दिन में निपटा के खत्म। तो छोटे छोटे केस भी 10 साल तक, और ये 10 साल। दीपक बोलते सर हमारा भी केस 6 साल 3 साल तक। आकाश अनंत ठीक लिख रहे तब था, उसमें भारतीय कानूनों को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है। अगर न्याय देर से मिलता है तो न्याय नहीं है, तो आत्महत्या कर लेते, सभी ठीक लिख रहे हैं, कानून लेट से न्याय मिलेगा, कानून की दशा अलग थी ना। तो जब ये स्थिति थी, इसलिए कानून लाने पड़े, क्यों लाना पड़ा, लाना पड़ा, ये बताते बोलो क्लियर है, बोलो क्लियर, कहाँ लिखा हुआ पढ़ते रहना, कौन कौन सी जगह पर लिखा हुआ, कई जगह लिखा हुआ, पहले बोले क्लियर की पार्टी करोगे, कहा जाता है कि भारत में जो कानून है समझ लोग सोच गए, बस मोटी मोटी फंडामेंटल हो जाया करते थे। अब मगर नए कानूनों में इन्हीं चीजों को ध्यान रखकर सरकार ने पहले की दशा देख लिया आपने, ये स्थिति थी पीढ़ी दर, और ये दशा थी कि लगभग अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है, आप समझ लो इतनी जटिल प्रक्रिया है, कठिनाई है, विभिन्न अदालतों में 5 करोड़ केस पेंडिंग है। अगर मान लो 5 करोड़ केस पेंडिंग है और एक फैमिली में 4 लोग हों, 5 लोग हों, तो 25 करोड़ लोग, अगर 5 लोगों को मारा जाए एक फैमिली में, 25 करोड़ लोग का केस चल रहा है कोर्ट में, कितनी बुरी स्थिति है। छोटे छोटे 2 आदमी का झंझट हो जाए ना, अगर तो 10-20 साल लग सकता है उसका जजमेंट आने। आश्चर्य कोर्ट का बनाने का प्रस्ताव है, लोक अदालत भी बनाया गया है, एक बार में हजारों मुकदमे निकाल दिए जाते हैं लोक अदालत के माध्यम। अदालत की दिशा में अच्छा काम करने का प्रयास कर रही है, न्यायालय इस बात को लेकर चिंतित है कि इतना पेंडिंग केस ठीक नहीं है, तो क्योंकि जो माननीय जस्टिस है वो समय समय पर बातें उल्लेख करते हैं, न्यायिका भी अपनी चिंता व्यक्त करती है, न्यायपालिका भी चिंता व्यक्त करती है, इतना पेंडिंग केस का होना चाहिए, इसीलिए नया कानून अब जल्दी से होगा, लिमिटेड एक समय सीमा में हो जाएगा, ठीक है, अब बदल जाएगा, ध्यान देना, लोक अदालतों में हाथ के हाथ निपट जाता है मामला, क्लियर, बोलो आज भी तो कहा जाता है, अदालत में आक्षेप तो लगता ही है भाई, अगर आपके पास बहुत हेवीवेट वकील हैं, उनको खड़ा कर दोगे तो संभावना प्रबल होगी कि तो अच्छा कर देंगे, अच्छा एविडेंस इकट्ठा कर देंगे, तो ये है फेस वैल्यू का वहाँ भी इंपॉर्टेंस है, अब चाहे कि आप इनकार नहीं कर सकते, इसलिए तो बड़े बड़े वकीलों को हायर करते हैं, तो देखो कैसे करोगे, 3 नए कानून पे बन गया, तो सबसे पहले आपने भूमिका लिख दी, भूमिका के बाद आपने बता दिया कौन कौन से कानून है, फिर आपने बता दिया इन कानूनों को क्यों लाया गया, ये दशा है, कहीं दर कहीं चलता है, 5 करोड़ पेंडिंग है, इसलिए लाया गया, ये बातें हो जाएंगी, तभी कुछ चल रहा है फ्लो में, वो कर लोगे, एक बोलो साल लोग कर लोगे, लिख के बताओ, वो सब चैलेंज बताएंगे, रोशनी मालवीय हम लोगों ने बताया ना शुरू में कि इसकी चुनौतियां क्या है नए कानूनों के बाद, जजेस की कमी है, वो सब बताएंगे, पहले बताओ कितना लिख लोगे कितना, बोलो सारे लोग, क्लियर, अब तो हम लोग लिख रहे हैं नए कानूनों में नया क्या है, अभी बिल्कुल विकास यादव, अभी दशा, अभी वर्ष पहले दशा ठीक नहीं थी, जबकि आदमी लड़ते लड़ते, हमने लिखा ना कि लड़ते लड़ते चप्पल खिंच जाए, कई बार तो केस को बंद करना पड़ता है, जो केस लड़ रहा था वो खत्म हो गया, अगली पीढ़ी केस लड़ती है, दशा रहती है, इतना अपना न्यायालय की मतलब कानूनों की इतनी जटिलता रही है। कई बार तो लोग ऐसे लोग हैं जिनका 4-5 केस अगर कोर्ट में जा रहा है, चला गया, तो दिन भर कोर्ट में ही, हमेशा कोर्ट में इतना है कि वो खुद ही वकील से ज्यादा नॉलेज खुद ही बैठा है, कई बार क्लाइंट की वकील से ज्यादा नॉलेज हासिल कर लेता है, इतना कोर्ट में जाता है, चक्कर लगाता है, ये स्थिति है। जमीन विवाद भी और भी बात है, जमीन विवाद उसमें है, क्लियर, बोलो बोलो ये क्लियर, अब न्याय जल्दी मिलेगा, ध्यान देना, थोड़ी थोड़ी प्रक्रिया, समय सीमा में, छोटा मोटा केस होगा तो एक ही दिन में न्याय हो जाए, ध्यान रखना, क्लियर, बोलो क्लियर, और कहा जाता है कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं मिलता। अभी तो नए कानूनों में नया क्या है, नए कानूनों में नया क्या है, देखो क्या चीज नहीं बोली गई है, क्या करें, अब ध्यान देना कि अब पहले डिजिटल ज्यादा नहीं था, अब सारी चीजें डिजिटल हो गई है। अपराध के मामले में नोट करोगे, अपराध के मामले में प्राथमिकी दर्ज होने से लेकर चार्जशीट, समन भेजने और न्याय तक सारी प्रक्रिया डिजिटल होगी, पूरा जो जुडिशियल प्रोसेस है उसको अब डिजिटलाइज किया जा रहा है, हो सकता है आपके मोबाइल पे ही समन आ जाए, अब लव लेटर करना पड़ेगा, समन मिल जाएगा वैसे ही, आप देख सकते हो रिकॉर्ड को भी केस का डेवलपमेंट है, डिजिटलाइज हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, सारी चीजों को डिजिटल किया जा रहा है, ध्यान रखना, नए कानूनों में इसको वरीयता दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना। पहली बार नए कानूनों में आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया, लिख लोगे, पहली बार, पहली बार इस कानून में आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया है, आतंकवाद शब्द को परिभाषित किया गया, संगठित अपराध और आर्थिक अपराध को भी परिभाषित किया गया, आतंकवाद को परिभाषित किया गया, संगठित अपराध किसे करते हैं परिभाषित किया गया है, आर्थिक अपराध किसे करते हैं उसे भी परिभाषित किया गया, ठीक है, ये है, ये आपस में वाद विवाद मत करो, ये सब आपस में वाद विवाद वार्तालाप करने लगते हैं, यही समस्या रहती है ऑनलाइन की, खाना कम और आपस में विवाद ज्यादा,
कईयों की दशा है, कई लोग फायदा उठाते हैं ऑनलाइन का क्योंकि आराम से मिल रहा है। तो नए कानून में नया क्या है? तो पहली बात, पहले कानून में आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी, पहले वाले कानून में। तो आतंकवाद को हमने परिभाषित कर दिया, आर्थिक अपराध को परिभाषित कर दिया, संगठित अपराध को परिभाषित कर दिया। इससे अपराधियों, देखो इससे अपराधियों तो आतंकवादियों, इससे आतंकवादियों, अपराधियों तो कानून से बचने का रास्ता बंद होगा। और जो बच के निकल जाते थे, अब बंद हो गया रास्ता उनका। नेक्स्ट, छोटे मोटे अपराधों के लिए, छोटे मोटे अपराधों के त्वरित निपटारे के लिए, जल्दी से निपटारे के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है। समरी ट्रायल की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक ही सुनवाई में केस का निपटारा होगा। एक ही सुनवाई होगी, केस खत्म। छोटा सा कोई दंड मिल जाएगा, जुर्माना लगा दिया जाएगा, क्या होगा? महीनों महीनों नहीं चलेगा, वर्षों नहीं चलेगा, एक दिन में। मतलब छोटा मोटा अपराध, कई छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, जीवन है कभी कभी हो सकता है, एक ही दिन में छोटा सा जुर्माना, कोई दंड लगा के खत्म, मामला खत्म, दफा दफा। लेकिन अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं, कानून का उल्लंघन हो सकता है, जानकारी नहीं है। क्लासेस में पढ़ाया जाना चाहिए कानून को, लोगों को जानकारी नहीं है, कई बार गलती से कानून का उल्लंघन हो जाता है, पता नहीं हो जाता, बाद में पता चलता है कानून का उल्लंघन हो गया है। तो छोटी मोटी गलती हो गई हो कभी किसी से भी हो सकती है, ध्यान रखना। विडंबना है कि एक तरफ कानून की पढ़ाई नहीं कराई जाती, बताना चाहिए पब्लिक को कि देखो ये सब कानून है, इनका हमें पालन करना चाहिए, तो बताया नहीं जाता। उल्लंघन करने में सीधा दंड और वर्षों का फटकार लगा रहे हो। और समरी ट्रायल होगा, छोटे मोटे अपराधों में एक ही सुनवाई में मामले को दफा दफा कर दिया जाएगा। नहीं जाना नहीं पड़ेगा, छोटा मोटा होगा तो एक ही दिन में दफा दफा हो जाएगा, कोर्ट में गया मामला दफा दफा हो जाएगा, ध्यान देना। नेक्स्ट, अब कई अपराधों के लिए सामुदायिक सजा, नोट कर लोगे, सामुदायिक सेवा की सजा। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया है। जैसे आपने कुछ ऐसी गलती कर दी तो कोर्ट बोल सकता है कि जाओ अनाथालय में 10 दिन रह के अनाथों की सेवा करो, ये कर सकता है, ध्यान देना। आपने कोई ऐसा अपराध किया है कि हरा पेड़ काट दिया, कर सकते हैं जाओ 500 पेड़ लगाओ, ये भी एक सजा के तौर पर दिया जा सकता है। समुदाय की सेवा करो, ये सजा हो सकती है, आपका अपराध अगर उस तरीके का है। छोटे मोटे अपराधों के लिए अब सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान किया गया। पेड़ लगाना, अनाथों की सेवा करना, लिख लोगे। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है। मॉब नए कानून में स्पष्ट कहा गया, पहले वाले में नहीं था। मॉब लिंचिंग घृणित अपराध है और नए कानून में मॉब लिंचिंग के लिए आजीवन कारावास या फांसी तक की सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग को बीच में ध्यान रखना, मॉब लिंचिंग घटनाएं बढ़ रही थी तो नए कानूनों में कहा गया कि अगर कहीं पे मॉब लिंचिंग होती है तो इसमें अब आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है और इसमें फांसी भी दी जा सकती है। आप देखोगे नए कानूनों के आने के बाद मॉब लिंचिंग पे नियंत्रण लगा है। इस कानूनों को आने से पहले मॉब लिंचिंग घटनाएं खूब हो रही थी, यहाँ वहाँ कहीं कभी खबरें छपती रहती थी। और आने के बाद आप ओवरऑल पेपरों से अगर नजर डालते हो तो आपको लगेगा कि नहीं अब इसमें संख्या में कमी आई। क्यों? पहले मॉब लिंचिंग का स्पष्ट संदर्भ नहीं था, अब आगे एकदम स्पष्ट मॉब लिंचिंग में अब आजीवन कारावास मिल सकता है। मॉब लिंचिंग तो बड़ा फेमस शब्द है, इसको तो मतलब भीड़ द्वारा पीट हत्या करना लिखो यार, अभी किधर है भीड़ द्वारा हत्या, बालघाट में हुआ था और भी कई जगह बहुत अलग अलग जगहों पे कई बार भीड़ ही न्याय करने लगती है। ये व्यक्ति पुरानी गलती कर रहा था, पीट हत्या कर देती है, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग लिख लेना, भीड़ द्वारा हत्या, मॉब लिंचिंग। अब ऐसे केसेज में फांसी तक की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास मिल सकता है। ये नया है, क्लियर बोलो सर, क्लियर ऐसा है नए कानूनों में। नए कानूनों में 7 साल और उससे अधिक सजा, 7 साल और उससे अधिक सजा पाने वाले अपराधों में या 7 साल की सजा होने जा रही है। ऐसा अपराध होने वाले अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है। तो जहाँ पे थोड़ा इस टाइप का कोई क्राइम हुआ है तो वहाँ फॉरेंसिक जांच जरूर होगी, फॉरेंसिक विशेषज्ञ जरूर जाएंगे, ध्यान देना। गंभीर अपराधों के अभी तो कई लोग मान लो कि हत्या हो गई है, जाते हैं सब लोग पानी से वहाँ पे सफाई भी कर डालते हैं। अब तो पहले बुलाओ फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को, एक चीज फिल्माएगा, उसका वीडियो साक्ष्य बनाएगा, तब जाके आगे कार्रवाई होगी। गंभीर अपराधों के संदर्भ में घटनास्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का पहुंचना, फॉरेंसिक विशेषज्ञों का पहुंचना और साक्ष्य जुटाना अनिवार्य कर दिया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी है और जहाँ 7 साल से अधिक सजा होगी। ध्यान रखना, ये क्लियर बोलो, इतना क्लियर हो गया। जो अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून थे, ध्यान रखना, लिख सकते हो, उनका उद्देश्य जो था वो दंड देना था। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानूनों का उद्देश्य दंड देना। और ये नए कानून है, ये जो 3 नए कानून जो लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से, इनका उद्देश्य न्याय दिलाना है। वोट कर लो, अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए थे उनका उद्देश्य दंड देना था, नए कानून का उद्देश्य न्याय देना है, ध्यान देना। ये अंतर हो गया, पुराना कानून नया कानून में अंतर हो गया, ये भी एक अंतर है, ध्यान देना। जो अंग्रेजों के जो कानून थे उनका मुख्य जो उद्देश्य था अपने हितों की रक्षा करना था। देश कोई भी आवाज उठा दे तो उसको दबा दो, वोट कर लो। अंग्रेजी शासकों ने कानूनों का निर्माण, अंग्रेजी शासकों ने कानूनों का निर्माण अपने हितों की रक्षा, अपने हितों की रक्षा अर्थात किसी भी प्रकार से शासन करने के लिए किया गया था, किसी भी प्रकार शासन किया गया, कोई आवाज उठाए दबा दो, इसलिए कानून बनाए गए थे, करने के लिए किया गया था। जबकि नए कानूनों में भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया है, भारतीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखा। नया कानून, नया कानून भारत द्वारा, भारतीय संसद द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया है। 1 जुलाई 2024 से ये कानून लागू हो गए हैं, 1 जुलाई 2024 से
ये कानून लागू हो गए हैं। ये थे आज के अंग्रेज कौन है, लिखने की जरूरत कहाँ पे है, ये बताओ, लिखो कहीं पे कि आज के अंग्रेज ये हैं। पूछ रहा है संदीप कुमार कि आज के अंग्रेज कौन है। आज के अंग्रेज में है, वहाँ के अंग्रेज हैं, ब्रिटेन में है। आज के अंग्रेज कौन है, ये तो जो उस टाइप से कर रहे हैं अभी अंग्रेजी मेंटेलिटी के टाइप में, हम उनको कह सकते हैं कि ये भी अंग्रेज है। लिखने की जरूरत नहीं, इस टाइप की लाइन होती है। क्लियर, पहले बोलो क्लियर, सारे लोग बोलो क्लियर। तमाम कानून में गजब नमूने नमूनों की कमी नहीं है। दुनिया में भांति भांति के लोग हैं, अलग अलग दिमाग वाले हैं, अपने ही तरीके से सोचते ही हैं, बिल्कुल शुद्ध, कोई उसमें तार्किकता बौद्धिकता नहीं रखती। अच्छी बात है, क्लियर है, बोलो क्लियर। अब देखो नए कानून बनाया क्या है के बाद आएगा चुनौती क्या है। अभी कानून तो आपने बना दिया, चुनौती क्या है तो लिख लोगे, अदालतों में जजों की कमी चुनौती है। जितने जज चाहिए है नहीं तो पेंडिंग होगा ही, 146 करोड़ जनसंख्या और जजों की कमी, और भारत में छोटी छोटी बात पे लोग एक दूसरे के साथ बंदे मारने के लिए लागू हो जाते हैं, कोर्ट में जाएगा ही मामला। छोटी छोटी बात लोग पते पीट आके आ जाओ, कोर्ट में कैसे, कोर्ट में देखेंगे। दूसरा पॉइंट, बड़े पैमाने पे अदालत कक्ष और अन्य संसाधनों की कमी, जजों को बैठने के लिए ठीक से कमरे नहीं है अभी, ये दशा है अभी। बड़े पैमाने पे तो कमी है जजों की, अदालत कक्ष की कमी है, अन्य संसाधनों की कमी है। नेक्स्ट, देश भर में जिला अदालतों में 5000 जज के पद खाली है, जिला अदालत में देश भर में। चलो दबाव है देखो। जज, जरूरी है जजों की बहाली बड़े पैमाने पे। न्याय की क्लास नहीं है में कि 30 से कुछ लास्ट डेट 28 से ने क्लास में सोशियोलॉजी जजों की कमी है, ठीक है। न्यायिक व्यवस्था के बुनियादी ढांचे में सुधार आवश्यक है, भाई शंकर है, समुदाय बुनियादी ढांचे में शंकर सर। सुधार अपेक्षित है। अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें डिजिटल कोर्ट 2.0 डिजिटल कोर्ट 2.0 और अदालत की नई वेबसाइट का उद्घाटन किया गया। डिजिटल कोर्ट भी बनाने की मांग हो रही है, तो लोगों की चीजों को यही का उपयोग भी बढ़ेगा, ध्यान देना, नया चैलेंज आ जाएगा। 12 साल के ने हेबिलिटी। देखो चैलेंज ये है कि अभी भी कुछ जो नए कानूनों में, एक कानून था टी-10 जब नए कानूनों को बनाया गया, जब लगा कि लागू हो जाएंगे, उस समय आपको पता होगा पूरे देश भर के ड्राइवरों ने हड़ताल कर दिया था, बस और ट्रक ड्राइवरों ने। तो हीट-एंड-रन केस वाले मामले को भी हटा के और कानूनों को लागू किया गया है। अभी इसको थोड़ा सा पेंडिंग डाल दिया गया है, ध्यान देना। और अभी एक हाल फिलहाल में आप कदम के तौर पे लिख सकते हो, करोगे बिहार में क्या सरकार ने तय किया, बिहार में अब पुलिस को 75 दिनों में जांच पूरी करनी होगी। कोई भी केस आया अगर थाने में तो पुलिस के पास दायित्व है कि 75 दिनों में जांच पूरी कर ले। बिहार के सभी जिलों में, बिहार के सभी थानों में 1 जनवरी 2024 से 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन @24 मिशन 75 मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन लॉन्च किया गया है। बिहार के सभी थानों में अगर केस गया थाने में 75 दिन में जांच पूरी कर लेंगे, वर्षों नहीं लगना चाहिए, 6-6 महीना नहीं लगना चाहिए, जांच ही हो रही है तब तक रोजगार में 75 दिनों में जांच। बिहार सरकार ने नया इनिशिएटिव लिया, उसमें 1 जनवरी 2024 से मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 दिन लॉन्च किया गया है। अभी अभी जो है ना, ध्यान देना, मामलों में अनुसंधान में औसतन 261 दिनों का समय लगता है। तो कोई जांच हो रही है तो जनरली औसत आता है 261 दिन में एक जांच हो रही है, एक केस थाने में कोई केस चला गया तो औसत मान मानिए कभी कम पड़ा जाता है 261 दिन में जांच पूरी होगी। अब क्या कर दिया गया, कोई भी केस अगर थाने में आया 75 दिनों के भीतर केस की जांच पूरी हो जाएगी। जांच पूरी होकर फैसला लाने में आसानी रहेगी ना। हम क्या कर सकते हैं और कर सकते हैं, अदालतों में तकनीक का प्रयोग, एआई का प्रयोग बढ़ाया जाए, कई लोगों पे हो भी रहा है। अदालतों के फैसले को आसान भाषा में लिखे जाए ताकि लोगों को जानने और समझने का मौका मिले। अदालत के फैसलों को आसान भाषा में, कितना कई बार लैंग्वेज ट्विस्ट होता है, समझने में आम पब्लिक को दिक्कत होती है। अदालतों में चीजों को सरल भाषा में लिखा जाए और जिसे आम लोगों को समझने में और जानने में आसानी हो। अब ध्यान रखना, अभी बड़ी समस्या आ रही है, कानून तो नया बन गया, अभी भी कई जगहों पे थाने के पुलिसकर्मी बहुत अच्छे से नए कानूनों से परिचित नहीं है, पुराने कानून उनकी धाराओं से खूब परिचित है। अभी लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है, बड़े पैमाने पर ट्रेनिंग दी जा रही है, अलग अलग थानों में, अलग अलग क्षेत्रों में। कोई नया कानून जान लो, नया कानून क्या है, बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण अभी भी करने की जरूरत है। पुलिसकर्मी लगातार काम करते करते पुराने कानून की धाराओं से तो परिचित थे, नए कानूनों की धाराओं से परिचित नहीं है, एक चैलेंज है, ठीक है। दूसरा चैलेंज यह भी है कि नए कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक किया जाए। नोट करोगे, नए कानूनों के बारे में, नए कानूनों के बारे में लोगों को शिक्षित और जागरूक करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट, नया कानून जब आया है तो इसमें 7 साल से ज्यादा का अपराध होगा, फॉरेंसिक जांच हो जाएगी, होगी पक्की होगी, तो फॉरेंसिक लैब पे बहुत भार चला जाएगा। आगे एक बड़ा फील्ड खुल रहा है, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की बहुत जरूरत पड़ेगी भारत में, फॉरेंसिक लैब की जरूरत पड़ेगी, ध्यान देना। फॉरेंसिक लैब पर भारत गुना बढ़ जाएगा और फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। लिख लोगे, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। और लिख लोगे, इन कानूनों से देश में पुलिस सुधार को बल मिलेगा, पुलिस सुधार को बल मिलेगा तथा लोगों को अब पहले की तुलना में आसानी से न्याय मिलेगा, पहले की तुलना में आसानी से न्याय मिलेगा। इसके लिए लोगों को
शिक्षित और जागरूक करने की आवश्यकता है, शिक्षित और जागरूक करने की आवश्यकता है। और फिर बाद में एक अच्छा सा कर लोगे कि यदि कंक्लूड ऐसे कर सकते हो कि यदि इन कानूनों को प्रभावी रूप से ठीक से लागू किया जाए तो एक भारत और सशक्त भारत का निर्माण होगा, एक नया भारत बनेगा, विकसित भारत बनेगा और सबको आसानी से न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान देना। तो हम इस तरीके से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुखी भारत, विकसित भारत कब होगा? जब सबको न्याय मिले। सबको न्याय कब मिलेगा? जब नए कानूनों को ठीक से लागू कर दिया जाए। लागू करने के लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए और जागरूक किया जाए। इन कानूनों को लागू करना आसान है। भैया इस ना तरीके से आए केवल हम है खत्म बाबू करेंगे। रे। क्लियर? बोलो क्लियर? तू भी यहाँ के अंदर भैया बहस रही हो। फॉरेंसिक लैब की मांग बढ़ेगी, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग बढ़ेगी। नए कानून में ध्यान देना, जीरो एफआईआर की व्यवस्था। कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में आप एफआईआर दर्ज कराने की अनुमति है। ध्यान रखना। ये सब चीजों को आप डाल सकते हो और इस तरीके से इसको लिख सकते हो कि हाँ भाई नए कानून आ गए हैं, इससे कुछ चीजों पर असर पड़ेगा। ध्यान देना। ठीक है? न्याय प्रक्रिया अच्छी होगी तो संविधान में वर्णित समानता, स्वतंत्रता और न्याय बंधुत्व की अवधारणा भी ठीक से साकारित होगी। यहाँ पर लाकर एंड कर सकते हैं, यहाँ पर लाकर खत्म कर सकते हैं। ठीक है? आप किसी पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हो, किसी भी थाने में एफआईआर दर्ज कर सकते हो। ये सारी व्यवस्था नए वाले में की गई है। ध्यान देना। ठीक है? बोलो, ये था 3 नए कानून। 3 नए कानून। एक एआई के बारे में नोटिंग करा देंगे कभी शुक्ला, ये तो कराएंगे और सब चीजें डिस्कशन चल रहा है, थोड़ी नोटिंग चल रही है। क्या करना ये समझ लो कि 3 नए कानून पूछ ले तो उसमें इतनी बातों को आप ऐड कर सकते हो। कितनी चीजों को ऐड करोगे अगर 3 नए कानूनों पे सवाल बन गया तो? क्लियर? बोलो ये क्लियर? ठीक है, ये हमने देख लिया एक निबंध जो था 3 नए कानून से। ध्यान देना, इस पे निबंध पूछने की बड़ी संभावना होती है। जो टॉपिक है नारी सशक्तिकरण से संबंधित, नारी सशक्तिकरण या महिला सशक्तिकरण, इसका एक संदर्भ जाएगा लिंग समानता से। लिंग समानता तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। अभी रिसेंट में यूपीपीसी का एग्जाम उसमें टॉपिक दिख सकता है। लास्ट ईयर बीपीएससी में, पिछले बीपीएससी में 100 नंबर का इस पे सवाल आ चुका है। इस टॉपिक को मैंने बीपीएससी के लिए डिस्कस किया था, आईएएस के लिए तो है, यूपीएससी के लिए और आईएएस में भी कई बार सवाल जा चुका है नारी सशक्तिकरण पे। और बढ़ाओगे ना तो हो जाएगा। क्लियर? जो मैं बोलता हूँ उसको थोड़ा रफ टाइप से लिखते रहो, बाद में एक बार सोचो, एक घंटा समय दो, उसको सिस्टमैटाइज करो, उसको जोड़ जोड़ के पूरा करो। है कौन सा ऐसे महिला सशक्तिकरण निबंध बन सकता है? नारी सशक्तिकरण। अगर नारी सशक्तिकरण पे आएगा तो पहले स्ट्रक्चर बना दो एक। क्या करोगे स्ट्रक्चर में? 5 पेज हो गया है तो 5 पेज को आप 10 पेज बना दोगे। आकाश, ठीक है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखोगे। प्रस्तावना लिख लोगे। प्रस्तावना में कई चीजें लिख सकते हो। प्रस्तावना लिखोगे, लिख लो पहले, स्ट्रक्चर बना लो, फिर प्रस्तावना बता देंगे। प्रस्तावना। दूसरा, महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण क्या है? महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है लिख लोगे, एक ढांचा बना दो। पहले प्रस्तावना लिखोगे, प्रस्तावना के बाद महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण क्या है, किसे कहते हैं, इसका मीनिंग क्या है, क्यों आवश्यक है, महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है। तो आप इसमें दिखा सकते हो कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव है, तो क्यों आवश्यक में लिख लोगे। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के साथ भेदभाव लिख लोगे। सशक्तिकरण के विविध पक्ष, सशक्तिकरण के विविध पक्ष कौन कौन से पक्ष हैं, जैसे सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण, राजनीतिक सशक्तिकरण आदि। सशक्तिकरण के विविध पक्ष। महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्व, महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्व। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। मैं तो आप सरकार की नीतियों योजना लिख लो, नोट करोगे। सरकार की नीतियों योजनाओं का उल्लेख, सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का उल्लेख। और लास्ट में क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। देखो नारी सशक्तिकरण पे सवाल आ सकता है, बीपीएससी में आ गया है 2000, पिछला जो एग्जाम हुआ है इसमें इस पे सवाल था 100 नंबर पे नारी सशक्तिकरण पे, सीधा सवाल। यूपीपीसीएस में बन सकता है, हो सकता है इस पे बन जाए, हो सकता है जेंडर इक्वलिटी पे बन सकता है। आईएएस में कई बार आ चुका है, पढ़ के जाओगे, अगर नहीं भी आया हो सीधे तो इसकी बातों को लिखने की जरूरत है। जैसे मान लो पूछ ले 47 तक विकसित भारत, 2047 तक विकसित भारत का सपना, उसमें भी लिख लेंगे कि इस सपने को साकारित करने के लिए नारियों को सशक्त बनाना जरूरी है, तभी 47 तक भारत विकसित राष्ट्र बन पाएगा। हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? बोलो क्लियर? एक बार बोलो सारे लोग क्लियर? अब इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग, महिला सशक्तिकरण पे कैसे हम शुरुआत करें, आरंभ कैसे करें, कैसे आरंभ करें। टफ टास्क है, आसान भी है, आपके ऊपर निर्भर है कि क्या करते हो, कैसे शुरुआत करो। मैं बता रहा हूँ, एक शुरुआत यह हो सकती है कि राष्ट्रपति गाड़ी के रास्ते की गाड़ी के समान है। राष्ट्रपति जो गाड़ी है इसके 2 चक्के, एक महिला और दूसरा पुरुष। अगर कोई भी चक्का यदि कमजोर हो तो राष्ट्रपति गाड़ी सही तरीके से नहीं चल सकती, विकास की ठीक रफ्तार नहीं हो सकती। अगर कोई भी चक्का कमजोर हो तो ठीक दिशा में अच्छे से विकास नहीं हो सकता। अगर कोई भी चक्का कमजोर कौन है, इसमें महिलाओं की स्थिति कमजोर है। अगर महिलाओं को सशक्त करेंगे तो राष्ट्रपति गाड़ी विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ेगी। हम इस प्रकार से शुरुआत कर सकते हैं इसमें। देखो राष्ट्रपति गाड़ी के 2 पहिए हैं, पहला हो गया स्त्री, दूसरा हो गया पुरुष।
अगर कोई पहिया दोनों से कमजोर हो तो फिर विकास गति ठीक नहीं हो विकास की। तो गति ठीक हो, विकास ठीक से हो, तो भाई महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, सम्मान मिले, आदर मिले, निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी हो। तो अगर महिलाओं की स्थिति कमजोर है तो जीवन के विभिन्न पक्षों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। इस तरीके से हम शुरुआत कर सकते हैं। या दूसरी शुरुआत हम ऐसे भी शुरुआत कर सकते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्टेटमेंट से। अंबेडकर साहब कहते हैं, मैं किसी समुदाय के विकास को इस आधार पर मापूंगा कि वहाँ महिलाओं की दशा क्या है। अगर किसी समाज में, समुदाय में महिलाओं की दशा ठीक है, इसका मतलब समुदाय का विकास हो गया है या विकास ठीक से हुआ है। और महिलाओं की दशा अगर ठीक नहीं है, इसका मतलब समाज और समुदाय का विकास नहीं हुआ। लिख के बताओ, लिख के बताओ सारे। अम्बेडकर के कथन से कर सकते हैं, मैं किसी समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय के स्त्रियों की स्थिति या उनके विकास के आधार पर करूंगा। अगर स्त्रियों की दशा ठीक है किसी समाज में, इसका मतलब समाज विकसित समाज है। लिख के बताओ। एक वो लिख सकते हो, राष्ट्र रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक स्त्री दूसरा पुरुष। अगर कोई भी पहिया कमजोर है तो राष्ट्र की गति बाधित होगी। महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले, सम्मान मिले, निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में भागीदारी हो। ऐसा कर सकते हैं, अम्बेडकर को लगा सकते हैं। लिख के बताओ। ये हो सकता है। ध्यान देना। असल बात नहीं लिखने की, शादी में आया कि नहीं आया, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ ये बोलो, लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। अगर नारी सशक्तिकरण पे कोई निबंध हो तो हम ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। नारी सशक्तिकरण, राष्ट्र को मजबूत करना हो तो उसकी आधी आबादी, लगभग 48% जनसंख्या महिलाओं की है, उस आधी आबादी को सशक्त करने की जरूरत है। और फिर अम्बेडकर का स्टेटमेंट होगा, वो लिख लोगे। अरे बताओ लिख के, क्या ये हम कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे हम। समुदाय के विकास का आकलन उस समुदाय की स्त्रियों द्वारा किए गए विकास के आधार पर करूंगा। उसको तो राष्ट्र की गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पुरुष है दूसरा स्त्री है। कोई भी पहिया कमजोर होगा तो राष्ट्र की गाड़ी ठीक से आगे नहीं बढ़ेगी। यानी कि महिलाओं को भी, महिलाएं अपेक्षाकृत कमजोर है, महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार मिले, शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिले, निर्णय प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार मिले, उन्हें भी आदर और सम्मान दिया जाए, तो निसंदेह राष्ट्र विकास के पथ पर ठीक से आगे बढ़ेगा। हो गया पहला पैराग्राफ। बोलो। ऐसे इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रो लिखोगे इस प्रकार से। क्लियर? सौ नंबर का आ गया, बीपीएससी में आ गया। अलग अलग, न केवल आईएएस बल्कि पीसीएस में भी उपयोगी है। अब इस टॉपिक को ठीक से पढ़ के जाओगे, और नहीं आएगा तो दूसरे तीसरे निबंधों में भी लिखने का मौका मिलता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? नारी सशक्तिकरण पे हम लोगों ने पहले एक डायग्राम बनाया है, प्रस्तावना, नारी सशक्तिकरण क्या है, क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी है, विभिन्न कारण लिख देंगे, कारण बता देंगे, मीनिंग क्या है, कहाँ कहाँ होगा सशक्तिकरण उसको बता देंगे, क्या क्या किया जाए वो बता देंगे, क्या किया जाना चाहिए वो बताएंगे। तो फिर उत्तर आता हुआ नजर आएगा। बीच में थोड़ा कविता कहानी कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ मौका मिलेगा। आज हम लोगों ने केवल भूमिका देखी है कि हम नारी सशक्तिकरण का आरंभ कैसे करें। तो एक अम्बेडकर साहब का स्टेटमेंट मिल गया, एक राष्ट्र की गाली, ऐसा करके हम एक पैराग्राफ बनाएंगे, अम्बेडकर साहब को नीचे लगा देंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा, राष्ट्र सशक्त नहीं बनेगा। 47 तक हम विकसित भारत नहीं बनेंगे। 2047 तक महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है। वे परिवार की धुरी होती है, समाज और संस्कृति की भी धुरी होती है। ध्यान देना, उनको सशक्त करना आवश्यक है, विकास प्रक्रिया और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी देनी आवश्यक है, उनको सम्मान और अधिकार मिलना आवश्यक है। ये सब हम लोग करेंगे। ये पहला पैराग्राफ लिख लोगे, लिख के बताओ, इंट्रोडक्शन लिख लोगे सारे लोग। क्लियर? इसके उसको लिखने का प्रयास करना, ध्यान रखना। इस पक्ष इसको हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। कल वाले सेगमेंट में हम लोग, अच्छा, महिला सशक्तिकरण का प्रस्तावना लिखा है। तो देखो, सबसे पहले आपको ये बताना है, जैसे मान लो महिला सशक्तिकरण लास्ट टाइम क्लास हुई थी, उसमें हम लोग केवल इंट्रोडक्शन की चर्चा की थी। एक तो डायग्राम बना लिया था, सिनॉप्सिस हम लोगों ने बना लिया था, और अब हम लोग उसको और विस्तार दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण या नारी सशक्तिकरण? नारी सशक्तिकरण पे अभी पिछले वर्ष बीपीएससी में 100 नंबर का सीधा सवाल था, नारी सशक्तिकरण। अभी यूपी वाले में भी संभव है पूछ ले, आईएएस में पहले पूछा जा चुका है नारी सशक्तिकरण। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर टॉपिक याद है तो अगर नारी पे कोई प्रश्न बनता है तो इधर से कुछ मैटर लेकर आप उसमें लिख सकते हैं। ध्यान दें। हम लोग देखते जा रहे हैं, हम लोगों ने नारी सशक्तिकरण पे इंट्रोडक्शन देखी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या आशय है नारी सशक्तिकरण। पहले आशय बता देंगे, आयाम बता देंगे, कहाँ कहाँ जरूरत है, कैसे होगा, जरूरत क्यों है, क्या किया जाना चाहिए, क्या किया जाए और क्या किया जाना चाहिए, ऐसे आप लिखोगे। आवाज क्लियर है? एक बार बता दें सारे लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? साउंड स्लो आ रहा है, क्यों स्लो आ रहा है? हमारी साइड से तो ठीक है। एक बार बता दें, ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस, क्लियर। वॉइस कम है, देखो आप कैसे बता रहे हैं, वॉइस कम है, वॉइस लो है, देख लेते हैं। अभी क्लियर है? एक बार बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है? परफेक्ट है, ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट करते हैं, महिला सशक्तिकरण का आशय क्या मतलब है महिला सशक्तिकरण का। जब आप लिखते हो नारी सशक्तिकरण तो क्या मतलब है, तो देखो नारी सशक्तिकरण में बहुत सारे पक्ष ऐड होंगे। नारी सशक्तिकरण का आशय जब लिखना हो तो हम बताएंगे उनके भीतर आत्मगौरव की भावना विकसित हो, आत्मविश्वास विकसित हो, आत्मसम्मान विकसित हो, उनकी छवि सकारात्मक बने, निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो, विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी हो। ये कुल मिलाकर आएगा कि हाँ नारी सशक्तिकरण हो। उन्हें शिक्षित किया जाए, उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें भी कानून और संविधान का ज्ञान हो। इसका मतलब नारी को सशक्त किया जाए। सशक्त करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको पैसा दे दो और ये कर लो। नारी सशक्तिकरण का संदर्भ ये है कि उन्हें हम शिक्षित करें, जागरूक करें, अपने हक और अधिकार को जाने कि मेरा ये अधिकार है, निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में वो भी भागीदार हो। ये आएगा अर्थ नारी सशक्तिकरण का। अभी यार इनकी वॉइस, अभी आवाज स्लो है।
एक बार बता दो सारे लोग, आवाज क्लियर है? कई लोग लिख रहे हो कि आवाज स्लो अभी भी आ रही है। सही है। विशाल लिख रहा है कि तेज है बहुत सर। दो तरीके के लोग लिखने वाले हो गए हैं, बहुत तेज है। एक ग्रुप लिख रहा है स्लो है, दूसरा ग्रुप लिख रहा है तेज है। किसको मानो? एक बार फाइनली बता दो सारे लोग, आवाज ठीक है? क्या हम आगे बढ़े? बहुत क्लियर, अब चलते हैं। ठीक है, अब सही है। कई लोग लिख रहे हैं कि सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब मान लेते हैं कि सही है। फाइनली बहुत क्लियर, सत्यम लिख रहे हैं फाइनली बहुत क्लियर। क्लियर है, चंदन लिख रहे हैं क्लियर है। कई लोग लिख रहे हैं जमीर लिख रहे हैं साउंड कम है। यस, ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो महिला सशक्तिकरण का आशय है कि महिलाओं को सशक्त कैसे करोगे? इसका तात्पर्य क्या निकलता है? तो तात्पर्य निकलता है, नोट करोगे, महिला सशक्तिकरण का आशय क्या अर्थ नोट करोगे? नारियों को शक्ति साधन नोट करोगे, महिला सशक्तिकरण का आशय। वहीं पर 3-4 पॉइंट लिख लो तो आशय स्पष्ट हो जाए। फिलॉसफी ऑप्शनल केवल ऑनलाइन, अभी ऑफलाइन नहीं अवेलेबल है, ध्यान देना। नोट करोगे, एक आशा चीज लग रहा है और देखने का दृष्टिकोण बदल गया है वही नोट करो। महिला सशक्तिकरण का आशय है नारियों को शक्ति साधन और औषध, नारियों को शक्ति साधन एवं औषध की समानता उपलब्ध कराकर, औषध की समानता उपलब्ध कराकर उनमें आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। नारी सशक्तिकरण का आशय क्या है कि नारियों को शक्ति साधन और औषध की समानता उपलब्ध कराकर उनमें यानी नारियों में आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना। अब देखो कि घर में भी जब निर्णय होता है तो पुरुष सब मिलकर निर्णय ले लेते हैं। कोई काम आगे कुछ बढ़ाना हो तो घर के जो पुरुष मेंबर होते हैं वही मिलेंगे और मीटिंग करके निर्णय लेके यह काम करना। महिलाओं की भागीदारी नहीं होती समाज में और बड़े स्तर पर यही दशा है। निर्णय प्रक्रिया से महिलाओं को तो पुरुष निर्णय ले लेते हैं, महिलाओं को मानना होता है। कई सारे मूवीज में भी आप देखोगे पुरुष सदस्य मिलकर निर्णय लेंगे, लेकिन पति के बारे में, महिला के बारे में क्या निर्णय लेना ये डिसाइड वही करेंगे। तो कहा जाता है कि सशक्त होगी जब निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में होगी, तब उनकी भागीदारी हो। ध्यान देना, महिलाओं को शिक्षित एवं जागरूक करना। महिलाओं को अभी भी सुना है, वॉइस का प्रॉब्लम है। देखो अभी कौन से बात करूं, देखो कई सारे लोग बोल रहे हो आवाज कम आ रही है, अभी भी आवाज कम है। ज्योति पानी लिख रहे हैं कि नहीं सर आवाज सही है। कुछ लिख रहे हैं आवाज स्लो है और अभी लिख रहे हैं। एक मिनट रुकेंगे। गलती से बोलना बताना, फिर आवाज क्लियर है? ना वहाँ चार्जिंग कर दो। बस क्लियर है। नहाई रही ब्रो, आधा है। आवाज क्लियर है? नहाए नहीं। अब खोल दिया है बहन, चले गई वो। ठीक है नहीं, ठीक है हमारे पास है। अभी आवाज क्लियर है ये बताओ, एक बार सारे लोग बता दो फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। साउंड क्लियर? विक्की बताओ एक बार। साहिब बता रहे क्लियर है, तुरंत क्लियर। ठीक है, तीनों जो जितने ग्रुप्स हैं, अभी 3 ग्रुप्स हैं यहाँ पर, 3 अलग अलग बैचेज एक साथ अभी लाइव हो रहे हैं। चौथा बैच भी आ गया है। अब सारे बैच के लोगों ने लिख दिया, आवाज क्लियर आ रही है, वेरी गुड। अब बैच क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नोट करोगे, नोट करो। ओके, महिला सशक्तिकरण का आशय क्या है तो नोट करोगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में इसकी प्रस्तावना देख रखी है कि हम कैसे शुरुआत करें। तो नारी सशक्तिकरण की प्रस्तावना हम लोगों ने लिख रखी है। अब लिख रहे हैं आशय क्या है, क्या मतलब है नारी सशक्तिकरण का, तो नोट करोगे। नारियों को 4-5 पॉइंट लिख लो, इस सब मिलकर नारी सशक्तिकरण को स्पष्ट करेंगे। नारी सशक्तिकरण ये नहीं है कि आप उनको धन और पद दे दो तो सशक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कई उपाय करने पड़ेंगे, सब मिलकर नारी सशक्तिकरण की स्थिति आती है। तो नारी सशक्तिकरण का आशय क्या है, पहला पॉइंट, नारियों को शक्ति साधन और औषध, नारियों को शक्ति साधन और औषध की समानता उपलब्ध कराकर, शक्ति साधन और औषध की समानता उपलब्ध कराकर उनमें आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना। आत्मगौरव, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की भावना को विकसित करना। दूसरा, निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना। निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में महिलाओं की समुचित भागीदारी सुनिश्चित करना। कई बार हम निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समुचित स्थान नहीं देते। एक छोटा सा उदाहरण समझ सकते हो, आज भी अधिकांश घरों में या परिवार में निर्णय जो है पुरुष सदस्य लेते हैं और वो लागू हो जाता है महिलाओं के लिए। जब 4 घर के ही पुरुष सदस्य मिलते हैं और निर्णय लेते हैं कि आगे क्या करना है, ध्यान देना, महिलाओं को कम उसमें भागीदार बनाया जाता है। अधिकांश घरों में ये स्थिति है। वैसे महिलाएं सशक्त हो गई हैं, पुरुषों पे कई बार उन्हीं का निर्णय लागू हो जाता है, कई लोगों को ये दिखता है, मगर अभी भी ज्यादातर जगहों पर पुरुष ही सारे निर्णय लेते हैं। तो सशक्त करने का एक संदर्भ यह है कि निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समुचित भागीदारी मिले। तीसरा पॉइंट, विशाल गौर नहीं लिखना है कि आप दूसरे का जीवन भी ले लेती है महिला। कुछ एक दो के आधार पर सब पे आरोप नहीं लगा सकते हो, नहीं तो अवैध संबंधी का मतलब दोष हो जाएगा। लॉजिक में 2 से इलिसिट जनरलाइजेशन, जब कुछ पे जो उसके बारे में जो कर रहे हो उसको सभी पे लागू नहीं कर सकते, कम से और चलोगे इलिसिट जनरलाइजेशन का दोष हो जाएगा।
एक दो अगर कर रहे हो इसके आधार पर सब पे लगा दो कि ये सब जान लेती हैं, ठीक नहीं है। ध्यान रखना। महिलाओं को शिक्षित और जागरूक करना, ये भी सशक्तिकरण का पक्ष है। महिलाओं को शिक्षित और जागरूक करना। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी समुचित सहभागिता को निश्चित करना। समुचित सहभागिता सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के जितने क्षेत्र हैं, ये सभी क्षेत्रों में ये नारी सशक्तिकरण का आशय है। नारी सशक्तिकरण का आशय नारियों को शिक्षित किया जाए, नारियों को जागरूक किया, निर्णय प्रक्रिया, विकास प्रक्रिया में भागीदारी हो, नारियों को भी कुछ शक्ति मिले, कुछ अधिकार मिले, कुछ अवसर मिले, उनके भीतर भी आत्मसम्मान, आत्मगौरव, आत्मविश्वास की भावना विकसित हो, उन्हें शिक्षित और जागरूक करने की व्यवस्था हो। सामाजिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, राजनीतिक जीवन के सभी क्षेत्रों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, तो हम कहेंगे महिला सशक्तिकरण होगा। ये जो अभी हम लोगों ने पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, विधायिका में की, ये सब नारी सशक्तिकरण का ही पक्ष है। नारियों को सशक्त करने का ही ये पक्ष है, एक तरीका है। ध्यान देना, ये नारी सशक्तिकरण कोई एक पक्ष नहीं है। नारी सशक्तिकरण बहुआयामी अवधारणा है, इसमें कई सारी चीजें आएंगी। महिलाएं जब तक शिक्षित नहीं होंगी तब तक सशक्त नहीं होंगी। महिलाओं को जागरूक करना भी जरूरी है, उन्हें थोड़ा अधिकार है, करना जरूरी है, आत्म संपन्न भी करना जरूरी है। हमको सशक्तिकरण के लिए कई सारी बातें हैं। आज की डेट में कानून भी महिलाओं के फेवर में बनाया गया है, उनके साथ कठिनाई होती है तो उसका उपयोग कर सके। कई बार उसका दुरुपयोग कर लेती हैं। अलग से महिला आयोग बना हुआ है, जो महिलाओं के साथ कोई भी अगर अत्याचार और भेदभाव हो रहा है तो कदम उठा लेता है। पुरुष आयोग बनाने की मांग चल रही है, क्योंकि अब संक्रमण का दौर चल रहा है, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं। अब ब्लू कलर का ड्रम बड़ा फेमस हो गया है। कई ऐसी चीजें हो रही हैं कि इसके कारण पुरुष भी अब चिंतामग्न हो गए हैं। पुरुषों को भी पहले भय नहीं लगता था महिलाओं से, अब पुरुष में भी महिलाओं से भय की भावना प्रबल हो गई है। पीछे कुछ कांड हुए हैं, तो स्पेशली वैसे घर में जिनके घर में एक ही बेटा है, परिवार बहुत भारी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर चिंतित है। एक बेटा है, कहीं कोई ड्रम में पैक करने वाला आ ना जाए तो पैक करके ड्रम में दिक्कत हो सकती है। ध्यान रखना। कई लोग बोल रहे हैं कि हिल एरिया में जाना है, कई लोग शादी के बाद जा नहीं रहे हिल एरिया में घूमने के लिए, इतना डर पैदा हो गया है। पहाड़ पे जाने से लोग कतरा रहे हैं कई लोगों से। अब पुरुष खतरे में, ऐसा नहीं लिखना है पुरुष खतरे में, ज्यादातर जगहों पे अभी भी महिलाओं की स्थिति कमजोर है पुरुषों के मुकाबले। ध्यान देना। तो अगर पूछा जाए नारी सशक्तिकरण क्या है, तो ये सारी चीजों को लिखोगे नारी सशक्तिकरण के भीतर। ध्यान देना, ठीक है। बेसिकली नारी सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है। नोट करोगे वस्तुतः नारी सशक्तिकरण सामाजिक रूपांतरण से संबंधित है। सामाजिक रूपांतरण से इसमें मानव अधिकारों को साकारित करने का भाव नहीं है। इसमें मानव अधिकारों को साकारित करने का भाव नहीं है। देखो महिला सशक्तिकरण की जो जरूरत है, आप देखोगे ये हो गया, हमने प्रस्तावना लिख लिया। नारी सशक्तिकरण है क्या, शिक्षित करो, जागरूक करो, विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाओ, निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाओ, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में अवसर दो, उनको सम्मान दो, अधिकार दो, आत्मविश्वास पैदा करो, कुल मिला के ये नारी सशक्तिकरण। बोलो क्लियर? अभी आवाज ठीक है? कोई अब एक भी ऐसा चीज नहीं आ रहा कि आवाज कमजोर है? आवाज ठीक आ रही है? क्लियर? बिल्कुल। गाँव में अभी महिलाओं की स्थिति कमजोर है, पुरुष सदस्य नहीं, अभी महिलाओं के साथ कई सारी कठिनाइयां हैं। तो ध्यान देना, महिला सशक्तिकरण क्यों जरूरी है? तो ध्यान देना, लिंग समानता होनी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी, यह एक आदर्श है। लिंग समानता एक आदर्श है, ये होना चाहिए लिंग समानता। और लिंग समानता करने के लिए महिला सशक्तिकरण, नारी सशक्तिकरण होना चाहिए। जब तक नारियों को सशक्त नहीं करेंगे, लिंग समानता की स्थिति आ नहीं सकती, जेंडर इक्वलिटी की स्थिति आ नहीं सकती है। ध्यान देना, जेंडर शब्द को समझ लो तो फिर आगे बढ़ने में आसानी होगी। एक है जेंडर, एक होता है एक ये जो लिंग शब्द है, दूसरा एक शब्द आता है, दूसरा शब्द है जो यौन से संबंधित है, इसको हम जेंडर शब्द की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना कि महिलाओं और पुरुषों में जन्म से कुछ जैविकीय अंतर है। पुरुषों की बनावट, शारीरिक बनावट और महिलाओं की शारीरिक बनावट में जन्म से अंतर है। तो वो अंतर जो है ना, वो सेक्सुअल डिफरेंस, यौन अंतर कहलाता है। वो बायोलॉजिकल है, वो स्वाभाविक है, वो जैविकीय अंतर है, बाय बर्थ है, प्रकृति प्रदत्त है, प्राकृतिक है वो अंतर, बाय बर्थ है, जन्म से कुछ अंतर रहता है महिलाओं और पुरुषों में। तो जब लिंग समानता की बात की जाती है, उस समय लिंग भेद को खत्म करने की बात की जाती है। लिंग भेद बहुत है समाज में, लिंग भेद का संबंध किसी डिफरेंस नहीं है। पुरुष और महिला में जन्म से जो अंतर है, उस अंतर को हम जैविकीय अंतर कहेंगे, प्राकृतिक अंतर कहेंगे, स्वाभाविक अंतर कहेंगे। मगर महिलाओं और पुरुषों के बीच कई सारे कृत्रिम अंतर है, जो मैन मेड है, कृत्रिम है, मानव निर्मित है। ध्यान देना, ये सामाजिक संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में दिखाई देता है। तो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जाता है वह लिंग भेद है। ध्यान देना, ये भेद जैविकीय भेद है, प्राकृतिक है, बाय बर्थ है। ये भेद कृत्रिम है, लिंग भेद कृत्रिम है, मानव निर्मित है। तो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देता है, आर्थिक क्षेत्र में दिखाई देता है, राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देता है। तो जब लिंग समानता की बात होती है, लिंग भेद को खत्म करने की बात होती है। जो महिला और पुरुष के बीच जो जानबूझकर भेद पैदा किया गया है, तो भेदों को दूर करने की बात करके समानता स्थापना की बात की जाती है। ध्यान रखना, इसे हम लिंग समानता कहेंगे। आप देखोगे खूब भेदभाव है, मैन मेड भेदभाव है, आर्टिफिशियल से दूर कर सकते हैं। महिला और पुरुष में खूब भेदभाव है। आप देखो अलग अलग क्षेत्रों में देख लो, आप जैसे भाषा के क्षेत्र में देखो, कई ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में नहीं। अभी खूब पेपरों में बातें आ रही हैं। अब देखो शब्द है राष्ट्रपति, अंग्रेजी में तो प्रेसिडेंट है, हिंदी में देखो हमको क्या कहें, सभापति। सभापति आता है और सभापति तो बोल नहीं सकते हो, हम चेयरपर्सन शब्द करते हैं। कई जगहों पे ऐसी चीज आ रही है, फलवान हम बोलते हैं, फलवान मतलब पुल्लिंग है। महिलाओं के लिए क्या बोले हम, महिला फलवान को। तो फलवान शब्द, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। भाषा भी ना, भाषा भी महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। ये सब भेदभाव जो है ना, वो लिंग आधारित भेद है। भाषा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है। अब कई सारे पोस्ट देखोगे भाषा में पुल्लिंग है नहीं, अभी पेपर में सीरीज आ रहा है, इसको लेकर भाषा को और मॉडिफाई किया जाए। भाषा जो है भेदभाव कर रही है महिलाओं और पुरुषों में। ऐसा बोलिए कि हम क्या करें, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। ध्यान देना, क्लियर है? ध्यान रखना, क्लियर? भाषा के संदर्भ में देखोगे, भाषा में ऐसे शब्द मिलते हैं, सभापति और भी कुछ चीजें। भाषा में देखोगे गालियां, ज्यादातर गालियां जो है महिलाओं से संबंधित है। पुरुष वाली गाली कम है, महिला वाली गाली लिख मत देना, ये देखिए उदाहरण स्वरूप मत लिखना, उदाहरण स्वरूप ये गाली महिलाओं से संबंधित है, इसे रगड़ देगा, निपटा देगा एक ही बार में। मतलब भाषा में देखोगे गालियां जो है वो भी महिलाओं से संबंधित है। अच्छे अच्छे पोस्ट में पुरुषों से संबंधित है, भाषा में चीजें दिखाई देती है। ध्यान देना, तो भाषा के संदर्भ में देख सकते हो, एक संदर्भ भाषा देख लीजिए। अब आर्थिक संदर्भ में देख सकते हैं। अब आर्थिक संदर्भ में मैंने कहा महिलाओं की दशा क्या है, पुरुषों की दशा क्या है। एक ही काम को पुरुष करता है तो
पुरुष कमा के लाएंगे, महिलाएं घर में रहेंगी। तो महिलाएं दिन भर हो सकता है घर में काम करें, मगर उनके काम को अनुत्पादक माना जाता है, अनप्रोडक्टिव है, उनके काम की कोई कीमत नहीं है। पुरुष हो सकता है बाहर जाके 6 घंटा काम करे, पैसा लेकर आएगा। महिलाएं हो सकता है 10 घंटा काम करें, हालांकि ये तो तुम्हारी ड्यूटी है। उनके कार्य, घरेलू कार्यों को अनुत्पादक मान लिया जाता है। इससे महिलाओं की स्थिति कमजोर होती है। आर्थिक अर्थव्यवस्था का संचालन ज्यादातर पुरुष ही करते हैं। आप देखोगे ऐसी स्थिति दिखाई देती है। बड़े बड़े बिजनेस को देखोगे ना, वो दुकान के बाहर लिख रहेंगे रामलाल एंड सन्स लिखते हैं, डॉटर नहीं लिखेंगे, रामलाल एंड डॉटर, मोहनलाल एंड डॉटर, वो नहीं लिखेंगे, रामलाल एंड सन्स। और भी कुछ आएगा, हरिलाल एंड सन्स, इस टाइप से चलता है, सन्स चलता है, डॉटर क्यों नहीं चलता है? ये बहुत फूट है। महिलाओं के साथ भेदभाव जन्म के पहले शुरू हो जाता है, लिंग आधारित है, और मृत्यु पर्यंत जाता है। जन्म से पहले भ्रूण हत्या की स्थिति आ जाती है, जन्म के बाद भी भेदभाव होता है, उनका ठीक से पालन पोषण नहीं होता। अभी भी बड़े पैमाने पे कई जगहों पे अभी घर के बड़े सदस्य, घर के पुरुष सदस्य खा लेंगे खाना, तब महिलाएं खाना खाएंगी। अभी कई घरों में ऐसी दशा है, साथ बैठकर टेबल पे खा नहीं सकती है। भेदभाव, ये सब लिंग भेद है, इसको दूर करके ये लाना है। नारी सशक्तिकरण जरूरी है। जब तक सशक्त नहीं करेंगे, लिंग समानता आएगी नहीं। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, भाषाई संदर्भ में, आर्थिक संदर्भ में, राजनीतिक संदर्भ में, अब देखो विधायिका में और न्यायपालिका, विधायिका में, राज्यसभा, लोकसभा, विभिन्न विधानमंडलों में महिलाओं की जनसंख्या लगभग 48% है, 48% प्लस, और उपस्थिति 20% भी नहीं है। तो विधायिका में उनका प्रतिनिधित्व कम है, लोकसभा राज्यसभा में कम है, आप बोल सकते हो, विधानमंडल में कम है। दर्शाता है कि राजनीतिक रूप से वो कमजोर है, नीति निर्धारण में महिलाओं की भूमिका कम है। ध्यान देना, सत्ता का संचालन प्रधान रूप से पुरुषों के द्वारा हो रहा है। तो आप राजनीतिक संदर्भ में दिखा दोगे, भाषाई संदर्भ में दिखा दोगे, आर्थिक संदर्भ में दिखा दोगे, सामाजिक संदर्भ में भी दिखा सकते हो। सामाजिक संदर्भ में ध्यान देना, और भाषा महिलाओं के साथ भेदभाव करती है, समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है। अब जितनी सामाजिक कुरीतियां देखोगे ना प्राचीन काल में, सब महिलाओं के साथ है। जितने समाज सुधारक हैं, जितने सुधारक हैं, सुधार करेंगे समाज में, किसकी दशा में? महिलाओं की स्थिति उनकी खराब है। किसी भी समाज सुधारक को ले लो इतिहास से, वो लोग समाज में सुधार करते हैं, तो किसमें सुधार करेंगे? महिलाओं की स्थिति में सुधार करेंगे। चाहे गांधी हो, चाहे राजा मोहन राय हो, चाहे वो ईश्वर विद्यासागर हो, जितने समाज सुधारक हैं, तो महिलाओं की दयनीय स्थिति में सुधार के समर्थक है। जीवन के सभी क्षेत्रों, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से पहले भी शुरुआत होती है। आज भी ये जानकर कि ये फीमेल है, इसको हत्या कर दी जाती है, लिंग को जानकर। ये स्थिति है बड़े पैमाने पे। बाद में पीसीपीएनडीए एक बना है, इसको रोकने के लिए। ध्यान देना, पालन पोषण में भेद है। कई जगहों पे घर का पुरुष सदस्य बाहर जाएगा तो घर की बच्चियों के लिए खाना बनाने का सामान लेता आएगा, वो स्वेटर बुनने का सामान लेता आएगा, बच्चे के लिए क्रिकेट का बॉल देगा, फुटबॉल देगा, फील्ड में खेलो, और इसके लिए खाना पकाने का सामान लाके गुड़िया दे देगा, और गुड़िया को सजा रही है, पेंट कर रही है, तो उसको धीरे-धीरे उसी टाइप का टेम्परामेंट डेवलप हो जाता है लड़कियों का। इवन तो वो स्टेटमेंट है, महिलाएं पैदा नहीं होती है, महिलाएं बनाई जाती हैं। ऐसा बना दिया जाता है ना सोसाइटी के थ्रू, उनमें अलग-अलग टाइप की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। बचपन से गुड़िया से खेलो, सजाने, धजाने, बाल संवारने में ही बाद में अपने ऊपर भी लागू हो जाता है, और बच्चे को फुटबॉल उसकी पर्सनालिटी ज्यादा डेवलप हो गई है। ध्यान देना, स्त्री की अपनी पहचान नहीं बन पाती है। बचपन में देखोगे उसके साथ हमेशा ये फलाने की बेटी है, बड़ी होंगी तो ये फलाने की पत्नी है, पुरुष से जोड़कर आइडेंटिटी तय होती है महिलाओं की। और बड़ी होंगी तो फलाने जी की मदर है, और ओल्ड एज में जाएंगे फलाने की दादी है, पुरुष सदस्य को बोलकर जोड़ा जाता है ये उसकी दादी है, गोलू की दादी है, मोनू की दादी है। मतलब वृद्धावस्था में भी जाके उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं हो रही है, मेल मेंबर से जोड़कर आइडेंटिटी तय होती है। ध्यान देना, आज भी देखोगे कि शादी के बाद महिलाओं के नाम में परिवर्तन हो जाएगा, उनके रूप रंग में परिवर्तन हो जाएगा। पता चलेगा दूर से ही कि ये शादीशुदा है, मिस्टर बना जाता है, और मिसेज हो जाएंगी, उनका टाइटल चेंज हो जाएगा। और मिस्टर में कोई दिक्कत नहीं होती है, पुरुष में कोई बदलाव नहीं होता है। या मंगलसूत्र तो और भी तमाम चीजों को प्रचलन है, इससे पता चले कि हाँ ये शादीशुदा है, दूर से ही पता चल जाएगा। और पुरुष में पता नहीं चलता, शादी के पहले उसी अवस्था में रहता है, शादी के बाद उसी अवस्था में रहता है, कोई परिवर्तन नहीं। पुरुष प्रधान समाज की दशा है। आज भी कई जगहों पे गर्ल्स को पराया धन के रूप में ट्रीट करते हैं, ठीक से पढ़ाते नहीं है, ठीक से उनको इन्वेस्ट खर्च नहीं करेंगे। ऐसा बच्चे बेटे पे तो खर्च होगा, खर्च करने से इसको दूसरे घर में जाना है। ये अभी भी बड़े पैमाने पे लोगों का टेम्परामेंट है। यही तो लिंग भेद है। हो सकता है इस पे सवाल आ जाए, जब तक लिंग भेद महिला इसको दूर करना हो तो महिलाओं को सशक्त करना पड़ेगा। लिंग भेद है समाज में, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में दिखता है। ये लिंग जो भेद है, लिंग आधारित भेद, ये कृत्रिम भेद है, मैन मेड है। एक जो मानव पुरुष और महिला में जो भेद है वो सेक्सुअल डिफरेंस है, यौन अंतर है। इस अंतर को खत्म करने की बात नहीं की जा रही है, इस भेद को खत्म करने की बात नहीं। जो हम लोगों ने भेदभाव कर रखा है, उस भेदभाव को खत्म करने की बात होती है, और उस भेद को खत्म करके लिंग समानता की स्थापना करनी है। बहुत लोगों को बड़ा परमिशन लेना पड़ता है। ये दशा है अभी भी, भाग हुआ है। महिलाओं में नई जागृति है, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। देखते हो हर एक साल संयोग ऐसा बनता है कि महिला ही टॉपर हो जाती है, महिलाओं में दूर तक मैसेज जाता है। देखो इतने पुरुष पढ़ने वाले सबको पछाड़ कर महिला टॉप की, तो महिलाओं में आत्मगौरव का बोध, आत्मसम्मान का भाव, आत्मविश्वास जागृत होता है। देखो महिला टॉप कर रही है, वैसे नारी सशक्तिकरण होगा। सरकार जितना ऐड देकर सशक्त नहीं करेगी, शुरुआत के टॉप 3 में से 2 निकल जाएगा, टॉप 3 निकल जाना केवल गर्ल्स, इस वक्त महिलाओं में जागृति आ जाती है, सशक्तिकरण होता है तरीके से। उनको आत्मसम्मान उनके भीतर आता है। इतने सारे पुरुष पढ़ने वाले सबको पछाड़ के महिला टॉप कर दी, ठीक है। बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। अब देखो चीजें बदल रही हैं। अब शिक्षित परिवारों में थोड़ा भी गार्जियन सतर्क है तो बेटी को पढ़ाने पे खूब बल देता है। बेटा हो सकता है कि बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा दे, बेटियां जनरली नहीं पहुंचाती। तो इसमें भी साक्ष्य दिखने वाला है। तो बेटों में ज्यादा लक्षण दिखता है कि बाप को उठा के, कई जगहों पे देखोगे हॉस्पिटल वगैरह में बेटी बाप को इलाज कराने के लिए लाई है। आप बूढ़े हो गए, देखने वाला कौन है? बेटा कहीं और है, बेटी आई इलाज कराने के लिए। कभी-कभी हॉस्पिटल में जाओ तो देखो ऐसी चीजें, आपको ऐसे खूब बेटा दिखाई देंगे। ये लिखना नहीं है सब चीजों को, तो आप देख सकते हो। फिर आप धार्मिक क्षेत्र में भेद को देख सकते हो। आज भी कई जगहों पे मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पे निषेध है, अभी भी है। धार्मिक क्षेत्र में देखोगे टॉप लेवल पे जनरली पुरुष बैठे रहते हैं। अब तो कुछ महिला महामंडलेश्वरी बन रही है, और विभिन्न धर्मों में देखोगे पुरुष की तुलना में महिलाओं को नीचे स्थान दिया गया, या उनकी स्थिति कमजोर है धार्मिक संदर्भ में। उनको नाना प्रकार की बंदिशें हैं, पुरुष को ज्यादा छूट है। ध्यान देना, संगठन के हेड जनरली पुरुष ही होते हैं धार्मिक संगठनों में। ज्यादातर मामलों में देखोगे, कम मामलों में देखोगे पुरुष को ज्यादा अधिकार है विभिन्न धर्मों में, महिलाओं को कम, थोड़ा कम। ध्यान देना, कम है। महिलाओं की पूरी स्थिति बदल दी जाती है शादी के बाद, और पुरुष में कोई चेंज नहीं होता। ये सब लिंग भेद का ही संदर्भ बनता है। लिंग भेद को खत्म करने की बात है।
सभी धर्मों में किसी खास धर्म के बारे में मत लिखो, ध्यान देना। ये एक महिलाओं के साथ जो भेदभाव है उसमें बहुत बड़ा काम पितृसत्तात्मक समाज की स्थिति है। माना जाता है कि वंश को आगे बढ़ाने का काम पुरुष ही करता है, महिलाएं नहीं करेंगी। पितृसत्तात्मक समाज है, उस महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। ठीक है? बोलो जी क्लियर? बोलो क्लियर, आपस में डिबेट कम करो, पहले बोलो क्लियर। कई सारे लक्षण जो है ना, माना जाता है कि महिलाओं में है। जैसे कल्पोपन, ये महिलाओं को जो दिया जाता है, लज्जाशील, लज्जा, कोमलता, ये सब जो है ना, सेवा भाव, ये सब महिलाओं का लक्षण मान लिया जाता है। इसके लिए जन्मजात लक्षण नहीं है, ऐसा उनका सोशलाइजेशन होता है कि उनके भीतर लज्जा, कोमलता, सेवा, ये सब बात धीरे पैदा कर दी जाती है। जब घर में कोई आता है, अतिथि मतलब बेटियों को घर के भीतर जाओ, बच्चे को लाओ, तुम नाश्ता कराओ, उसका तो व्यक्तित्व निकलेगा ही। बच्चियों में लज्जा वाली बात तो डेवलप हो सकती है, संभव है उनके अंदर लज्जा डेवलप हो जाए, मतलब संकोच डेवलप हो जाए, संभव है। और अब स्थिति बदल रही है, अब संक्रमण का दौर है। अभी जो लज्जा है ये महिलाओं से ज्यादा पुरुषों को आता है। अब ये कोई महिला और कोई पुरुष बात कर रहा हो तो महिला कम शर्माएगी, पुरुष ज्यादा शर्माता बनने लगेगा। स्थितियां बदल रही है धीरे धीरे, उसको ज्यादा कठिनाई होती है। मेरे पे देखो लग जाएगा कितना ये शर्मीले टाइप के, संक्रमण का दौर चल रहा है। पहले मानते थे महिलाओं में मसल्स डेवलप नहीं हो सकते, अब WWE में भी महिलाएं आ गई हैं, कई पुरुषों को पछाड़ के रख दें। महिलाएं पहलवानी में भी आ गई हैं, अगर जन्म से उनको ठीक से ट्रीटमेंट किया जाए, ऐसा नहीं कि महिलाओं में कमजोरी है तो उनको मिलता है तो लगता है कि ये बढ़िया डब्बोक है, उसको से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती है। कई महिला पहलवान है कि पुरुष भी टिके नहीं, 2 मिनट टिक नहीं पाए, कई पुरुष पीछे भाग खड़े हैं। क्या करना कि जन्म से महिलाओं की ये दशा, ऐसा नहीं, महिलाओं को धीरे धीरे क्वालिटी डेवलप कर दी जाती है थ्रू सोशलाइजेशन। बचपन से उनको ट्रीट कर दिया जाता है ऐसा कि उनके अंदर कुछ खास टाइप के गुण डेवलप हो जाते हैं। ये गुण जन्मजात नहीं है, लज्जा जन्मजात नहीं है, महिलाएं पैदा नहीं होती, महिलाएं बनाई जाती है। श्रीमद भगवत का स्टेटमेंट है, हम ऐसा बचपन से ट्रीट करते हैं, उनके भीतर अलग अलग टाइप के गुण विकसित हो जाते हैं। जन्मजात नहीं है, ध्यान देना। ठीक है, ये संदर्भ आता है यहाँ पे, ध्यान देना। नारी योग संदर्भ, नारी योग संदर्भ ध्यान देना। उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सशक्तिकरण होना चाहिए। सशक्तिकरण के 3 प्रमुख पक्ष, सामाजिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक सशक्तिकरण। नोट करोगे सामाजिक सशक्तिकरण मतलब क्या है? सामाजिक सशक्तिकरण महिलाएं पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। महिलाओं में यह करना कि उनमें शर्मीलापन होता है, कोमलता होती है, जन्मजात नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाती है। धीरे धीरे ये ऐसे गुण उनके भीतर डेवलप हो जाते हैं। अगर बचपन से महिलाओं को खेलने की, कूदने की, गर्ल्स को अनुमति मिले, परमिशन मिले, उनके भी मसल्स निकल सकते हैं, जैसे पुरुष निकालते हैं, सिक्स पैक। क्लियर है? बोलो ये क्लियर? देखो ये सारी चीजें अगर मान लो लिंग भेद पूछ ले या लिंग समानता पूछ ले या नारी सशक्तिकरण पूछ ले, उसमें भी बीच में दिखाओगे तो जरूरत है नारियों को सशक्त करने की, क्योंकि नारियों की दशा ठीक नहीं है समाज में। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों की स्थिति कमजोर है, लिंग भेद की स्थिति है। सामाजिक संदर्भ में दिखाओ लिंग भेद, राजनीतिक संदर्भ में दिखाओ, आर्थिक संदर्भ में दिखाओ, भाषाई संदर्भ में दिखाओ। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारियों की दशा पुरुषों से कमजोर है, उनके साथ भेदभाव है, उनके साथ अत्याचार है, ओवरऑल बड़े पैमाने पे। अतः नारियों को सशक्त करने की जरूरत है। जब तक सशक्त नहीं करेंगे तब तक लिंग समानता की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे लिखोगे आप। आपस में वार्तालाप मत करो पहले, तो सब आपस में पहले चर्चा करके एकदम आए क्यों हो यहाँ पे? आपस में वार्तालाप चल रहा है। आज सशक्तिकरण के पहलू है ना, सामाजिक सशक्तिकरण करोगे, आर्थिक सशक्तिकरण करोगे, राजनीतिक सशक्तिकरण करोगे, ये विभिन्न पहलू हैं। नोट करोगे सामाजिक सशक्तिकरण, इसका तात्पर्य सामाजिक सशक्तिकरण लिख रहे हो। और सामाजिक, इसका तात्पर्य ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण से है, इसका एक ऐसे सामाजिक वातावरण के निर्माण से है जिसमें महिलाओं को भी पुरुषों के समान सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। स्त्री शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष पर्याप्त ध्यान दिया जाए। ये सब सामाजिक सशक्तिकरण के पक्ष में लिख रहा हूं। सामाजिक सशक्तिकरण तो महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण हो, आर्थिक सशक्तिकरण हो, राजनीतिक सशक्तिकरण हो, महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। स्त्री शिक्षा और स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए, क्योंकि बिना शिक्षा के जागरूकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन, बिना शिक्षा की जागरूकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन संभव नहीं है। दूसरा, अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम और व्यवसाय चुनने का अधिकार हो। अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम, व्यवसाय और जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी भी लिख लो। अगर महिलाएं अपने जीवन साथी को भी अधिकार नहीं रहता, दूसरा कोई डिसाइड करता। अभी देखो जो केस हुआ है, जो शिलोंग वाले केस में, अगर अधिकार मिला रहता उसको कि हमारा, मैं अपने जीवन साथी चुनूंगा, ये कम से कम कठिनाई नहीं होती। तब दूसरे लोग डिसाइड करते हैं कि जो मदर फादर डिसाइड करते हैं ये जीवन साथी तुम्हारा बनेगा। स्त्री भी मान लेती है कि मेरे भाग्य में यही है, तो अपना अधिकार नहीं। अभी भी स्थिति बड़े पैमाने पे है, कुछ एक छोड़ दो संदर्भों को, बड़े पैमाने पे है। अपने भविष्य के लिए पाठ्यक्रम क्या पढ़ना है दूसरे लोग डिसाइड करेंगे, क्या व्यवसाय करना है दूसरे लोग, इवन जीवन साथी का डिसीजन। परिवार और समाज के महत्वपूर्ण मसलों पर, परिवार और समाज के महत्वपूर्ण मसलों पर निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी हो। नेक्स्ट, महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार को रोकने की समुचित व्यवस्था हो। महिलाओं के प्रति हिंसा और दुर्व्यवहार, सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक लगे। अभी देखो कई जगहों पे बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, ये सब कुप्रथाएं हैं। इससे संबंधित कानून भी है, कानून को सख्ती से पालन किया जाए। भ्रूण हत्या को रोकने के कानून है,
मतलब उन कानूनों का कई बार सख्ती से पालन नहीं हो पाता है। दहेज प्रथा के अगेंस्ट में कानून है, बाल विवाह के अगेंस्ट में, तीनों चीजें हो रही हैं अभी भी। समय समय पर खबरें आती रहती हैं, बाल विवाह की खबरें आ जाती हैं, तो हत्या की, दहेज प्रथा की, इस पे सख्ती से नियंत्रण लगाया जाए। नेक्स्ट, घरेलू कार्यों से बाहर सामाजिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए, ये सामाजिक सशक्तिकरण है। ऐसा नहीं घर ही घर में काम खोल सकती है, महिलाएं हो सकता है 12 घंटा काम करें, उनके काम का कोई वैल्यू नहीं है, पुरुष 8 घंटा काम करे तो पैसा लेकर आता है, उसका वैल्यू माना जाता है। महिलाओं के काम को अनुत्पादक मान लिया जाता है। महिलाओं को सुरक्षा हेतु, महिलाओं को उनकी सुरक्षा हेतु विशेष प्रकार से प्रशिक्षण दिया जाए। आज देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई सारे जो यहाँ गर्ल्स कॉलेजेस हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, उनमें कई बार अलग अलग मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग चलती है, जुडो कराटे सिखाया जाता है, सेल्फ डिफेंस की टेक्निक सिखाई जाती है। कई सारे हॉस्टल्स में जो गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, पीडब्ल्यू है या और भी जो है, उन सब में समय समय पर सेल्फ डिफेंस टेक्निक की क्लासेस होती हैं, सब कुछ चलाया जाता है ताकि वो अपनी रक्षा खुद कर सके। यहाँ भी सशक्तिकरण का एक प्रयास है महिलाओं के, कोई अत्याचार न करे, कोई दुर्व्यवहार न करे, उनके साथ हिंसा न करे। कई बार यहाँ घटना घटी है इस कैंपस में भी, कोई बाहर से आया छेड़खानी करने के लिए, रात चलते किसी को छोड़ दिया, उसको पता नहीं था सामने वाले ने जुडो कराटे की प्रैक्टिस कर रखी थी, तो उसका अपना सब कुछ टूट गया कुछ ही मिनटों में। उसको पता चल गया कि पुरुष भले ही हो, उसकी दशा दयनीय हो सकती है। उसको कई बार घमंड हो जाता है कि मैं पुरुष हूँ, ये क्या कर रही लगी, और सामने वाले ने जुडो कराटे का पोस्ट कर रखा है, 2-3 मिनट में सारा काम हो जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए भी कानून बना 2005 में, बिल्कुल सही है। कई बार उसके दुरुपयोग की भी खबरें आती हैं, कई बार ऐसे मामले बढ़ रहे तेजी से, ये पता लगाना कि जमीन है कि नहीं, करना मुश्किल हो जाता है। कई जगहों पर देखा गया कि महिलाओं के साथ अगर थोड़ा वाद विवाद बढ़ गया पति पत्नी में, एक ही बार परिवार के सारे सदस्यों को ऊपर के साथ हो जाता है, ये सब मिलकर पसंद करते हैं, भले कोई दूर दूर भी रहता हो, आक्षेप सबके ऊपर लग जाता है। ये अच्छी बात है, मैं पूछ लिख रहे कि सब कराटे मुझे भी आती है, अच्छी बात है, कराटे आती है तो बढ़िया है, कराटे आती है तो उसको ऐसे प्रदर्शन नहीं करना है, जहाँ जरूरत हो वहाँ प्रदर्शित करना। क्लियर। दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण, दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण हो गया। आशा है कि आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में, आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को, आर्थिक गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए। महिलाओं की सहभागिता को सुनिश्चित किया जाए ताकि वे भी देश की आर्थिक प्रणाली में, अपना योगदान दे सकें। देखो आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। जैसे मान लो आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, महिला के नाम से लोगे तो उसको कम टैक्स देना पड़ेगा, ध्यान देना। तो कई उपाय किए गए हैं महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो। कन्या समृद्धि योजना लागू की गई है, बेटी पैदा होती है सरकार भी कई बार पैसा देती है, तो उसमें आपको ब्याज भी ज्यादा मिलेगा कन्या समृद्धि योजना में। तो कई योजनाएं बनाई गई हैं, कई ऐसी नीतियां बनाई गई हैं, महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो जाए। ध्यान देना। राजनीतिक सशक्तिकरण, आशय है कि राजनीतिक सशक्तिकरण आशय है कि राजनीतिक नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। बचाओ बेटी पढ़ाओ भी वो सब कर सकते हो, वो लिख सकते हो, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए। संसद और विधानमंडल में महिलाओं को समुचित मात्रा में स्थान मिले। अभी 15% से भी कम है। आप डाटा के साथ भी लिख दोगे तो और अच्छी स्थिति आएगी। ग्राम पंचायत का स्तर पर दिया हुआ है, विधायिका में हम लोगों ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया है, महिला आरक्षण विधेयक लागू हो चुका है। और क्लियर। हमारी ऐसी क्लास होती है दिल्ली में भी, ध्यान देना। दिल्ली में अभी प्रयागराज में कुछ दिन पहले लाइव क्लास लेकर आ रहा हूँ। लाइव क्लास में थोड़ा माहौल बदला रहता है, ये मतलब थोड़ी अलग रहती है। ऑनलाइन क्लास की स्थिति थोड़ी अलग रहती है। आपस में वो वार्तालाप कम कर दो, संवाद कम करो। कई सारी इसमें ऐसे हैं जो आते हैं और वार्तालाप शुरू करते हैं, परेशान रहते हैं, घर में कोई मिलता नहीं है बात करने के लिए, यहीं पे कोई मिल जाता है उसको जम उसके साथ गप करता है। ठीक है। राजनीतिक सशक्तिकरण, ध्यान देना, विधायिका में और विधानमंडलों में दोनों जगहों पे कम है। संसद में आप ऐसे बोल सकते हो, संसद में और विधानमंडल में ज्यादा बेहतर है। विधायिका से मतलब को संसद में और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं की भागीदारी कम है, परिणामस्वरूप नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागीदारी कम हो जाती है। तो आरक्षण जरूरी है, जरूरी था, ध्यान देना। 18वीं जो लोकसभा थी इसमें 13-14% के आसपास में महिलाओं की भागीदारी है लोकसभा में। 13% क्या होता है? 45% है, 45% से ज्यादा है महिलाओं की जनसंख्या, और लोकसभा में भागीदारी लगभग 13%। ये स्थिति है तो निर्णय प्रक्रिया में राजनीतिक सशक्तिकरण की जरूरत है, ध्यान देना। कठिनाई क्या है? बाधक तत्व लिख लो, क्या बाधक तत्व है? एटलीस्ट 1/3 तो हो संसद में और विधानमंडल दोनों जगहों पे महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33%, 1/3 होना चाहिए मिनिमम। प्रयागराज में आगे क्लास होगी, अभी 2 बैचेज में वहां पे निबंध की कक्षाएं हुई हैं, थर्ड बैच में अभी भी बाकी है। लाइव क्लासेस है वहां पे। ये क्लास होगी, यहाँ से चल रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास से, ध्यान रखना। ठीक है। नोट करो, महिला सशक्तिकरण में बाधक तत्व क्या है? पहला पॉइंट अशिक्षा। ये बाधक तत्व जिसके कारण महिलाएं सशक्त नहीं हो पाती। अशिक्षा, अधिकारों के प्रति जागरूकता में कमी। नोट करोगे अधिकारों के प्रति, उनको क्या क्या अधिकार, उनको पता नहीं कि मेरे पास मुझे ये अधिकार है, वो जागरूकता उनके भीतर है ही नहीं। शिक्षा की कमी है, परिणामस्वरूप जागरूकता नहीं है, ये बाधा है। घरेलू कार्यों में अधिक संलग्नता, फुल टाइम घर के काम में लगी, सुबह से लेकर शाम तक, खाना बनाओ, कपड़ा साफ करो, ये करो, वो करो, दिन भर ये बना दो, वो बना दो। बड़े पैमाने पे घरेलू कार्यों में महिलाओं की संलग्नता है, ध्यान देना। ये भी एक बाधा है। आर्थिक रूप से निर्भरता का भाव, आर्थिक रूप से निर्भरता का भाव महिलाओं में देखोगे, ये भी एक संदर्भ आता है, साइकोलॉजिकली आप देख सकते हो कि शादी विवाह में पुरुषों को आभूषण मिलते हैं, उसमें कई दूसरी चीजें रहेंगी, मगर महिलाओं में चाबी रिंग भी रहेगा, चाबी रिंग भी दिया जाता है। और कई बार महिलाएं कमर में चाबी रिंग डाल के चलती हैं, कई जगहों पे देखोगे, पता है कि चाबी का, घर की सारी चाबी जो है मेरे ही कमर पे है या मेरे ही पास है, मैं घर की हेड मैं ही हूं।
इससे थोड़ा भीतर से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, चाबी नहीं चाहिए, लगता है कि मेरी ही चलती है, सारा खजाना मेरे ही हाथ में है। महिलाओं को चाबी रिंग भी चढ़ाया जाता है ताकि वो उसको लेके घूम सके। कई जगहों पे देखोगे, सब जगहों पे नहीं, और कई जगहों पे महिलाओं में स्थिति भी आती है, चाबी रिंग लेकर वो ऊपर शादी विवाह वाले फंक्शन में भी इससे पता चलता है कि नियंत्रण उन्हीं का है, अर्थव्यवस्था पर सारी तिजोरी की चाबी उन्हीं के पास है। लिखना नहीं है, सब चीज लिखना ही नहीं होता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार नोट कर लोगे, बाधक तत्व है महिलाओं के सशक्तिकरण में, बाधक तत्व घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार। अब लिखना नहीं है, प्रियंका शर्मा लिख रही है, वो चाबी भी लगा देती है, अब इतना फास्ट नहीं बनना है, ठीक है। ये ध्यान देना, सरपंच पति का कॉन्सेप्ट है, प्रधानपति या सरपंच पति। महिलाओं की स्थिति में क्यों हमने आरक्षण दे दिया, बल्कि आरक्षण देने से पंचायत स्तर पर क्या महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ? अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। अब गांव में सरपंच पति और प्रधानपति का कॉन्सेप्ट आ गया है, जो काम महिला को करना, महिला के बदले उनके हस्बैंड काम करते हैं, ठीक है। देख लो सशक्तिकरण हेतु प्रयास, देख लो, सोच या दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए, पहला पॉइंट। ये भी है, नियंत्रण तो नहीं, बाधक तत्व में है, उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है, घर में बंद रहते उनकी पर्सनालिटी सिमट जाती है। कई बार ताकत रहती है, अगर उनको अवसर मिलता तो बड़ा अच्छा काम कर सकते थे, मगर कई बार घर की चारदीवारी के भीतर बंद रहते रहते व्यक्ति तो सिमट जाता है, तो उनको अपने भाग्य के जिम्मे वो अपने को डाल देते हैं कि भाई जो भाग्य में होगा वही होगा। ये परिवार की मान मर्यादा, पिता का कई सारा पक्ष, सबको लेकर उनको चलना होता है। और लोग सशक्तिकरण हेतु प्रयास, सोच या दृष्टिकोण में परिवर्तन होना चाहिए, या परिवर्तन दोनों स्तरों पर होना चाहिए, या परिवर्तन दोनों स्तरों पर होना चाहिए। पुरुषों की सोच महिलाओं को बदलनी चाहिए, और महिलाओं को भी अपने प्रति सोच बदलनी चाहिए, अपनी हिंसा का भाव त्याग दें और आत्मरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मगौरव के भाव के साथ आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि अपना मैं तो डिसीजन नहीं ले पाऊंगी, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, ये भाव को भी त्यागना पड़ेगा। दृष्टिकोण में परिवर्तन जरूरी है, तो नोट करोगे। पुरुषों को महिलाओं को अपनी दासी वस्तु न मानकर, दासी वस्तु, उनको दासी मानकर वस्तु के रूप में ट्रीट किया जाता है, दासी वस्तु न मानकर मित्र या सहयोगी की भावना को स्वीकार करना चाहिए, मित्र या सहयोगी की भावना को स्वीकार करना चाहिए। और महिलाओं को भी अपनी हिंसा को त्याग कर, महिलाओं को भी अपनी हिंसा को त्याग कर स्वयं आगे बढ़कर अधिकार लेने चाहिए। कई सारे नारीवादी विचारकों का मानना है, ये मत सोचो कि नारी पुरुष आपका उद्धार करेगा, पुरुष दया दिखाएगा, करेगा थोड़ा सा दया दिखाएगा, देखो मैं नारियों के लिए कितना कर रहा हूं, नारियों को आगे बढ़कर अधिकार अपने हाथ में लेना चाहिए, देखो दिखाएगा मैं आपका उद्धार कर रहा हूं, मैं आपका शुभचिंतक हूं, पुरुष कभी भी आपको ताकत नहीं देगा। ऐसा कई नारीवादी चिंतक मानते हैं, नारियों को खुद आगे बढ़कर अधिकार अपने हाथ में लेना पड़ेगा, तभी उनकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। नेक्स्ट, विकास कार्यों और निर्णय प्रक्रिया से महिलाओं को जोड़ा जाए, उनकी सहभागिता बढ़ाई जाए, सशक्तिकरण हेतु प्रयास ध्यान दें। संचार माध्यमों, शैक्षिक संगठनों इत्यादि के माध्यम से महिला जागरूकता को बढ़ाया जाए। क्योंकि महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। कहा जाता है कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है, ध्यान देना, तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। और कर सकते हो, जब पुरुष शिक्षित होता है तो जब पुरुष शिक्षित होता है, एक व्यक्ति शिक्षित होता है, परंतु जब एक स्त्री शिक्षित होती है, परंतु जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो एक पूरा परिवार शिक्षित होता है, एक पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्योंकि एक शिक्षित महिला, जिस घर में शिक्षित महिला है, आप देखो उसके सारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हो सकता है शिक्षित पुरुष उसका नया जनरेशन पढ़ा हुआ नहीं हो, ये भी, और महिला शिक्षित है ना, पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। क्योंकि एक शिक्षित महिला अपने समस्त परिवार की, अपने पूरे परिवार की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आंसर के बारे में सोचो, अभी आंसर के बारे में पूछ रहा है, और उनका भी भार बढ़ जाएगा। पहले सारा भार अपने अकेले कंधे पे लिए हुए थे, तो भार बढ़ जाएगा, ठीक है। और जीवन में सारा कार्य समय अनुसार संपादित होना चाहिए। आंसर इसी बात को ध्यान रखा है, ठीक है। अपनी फिक्र करो जरा गुरमीत सिंह, समय पे सारे जो है ना सामाजिक जो क्रियाकलाप है सब संपन्न हो जाए, ध्यान रखना। हरियाणा सरकार ने एक कार्यक्रम बना रखा है, पीछे था ऐसा कुछ, हरियाणा सरकार द्वारा कुछ किया गया था, न्यूज़ आया था कुछ पेपर में, था ऐसा ये है कि नहीं है, देख रहा एक बार वहाँ, मतलब सरकारें कितना जनहित में काम करती हैं। वहाँ कार्यक्रम बन गया है कुंवारे बुजुर्ग योजना, बुजुर्ग कुंवारा योजना, उनको कुछ पैसा दिया जाता है। ऐसे बुजुर्ग जो अभी तक कुंवारे हैं, हो गए बुजुर्ग और हो गए कुंवारे, तो सरकार उनको भी कुछ देती है कि भाई तुम भी अपना जीवन यापन ठीक से कर सको। बस कितनी दुखद स्थिति होगी, बुजुर्ग कुंवारा योजना, बुजुर्ग हो गए शादी अभी तक हुई नहीं, कई लोग समाज में दशा हो जाती है। समय पे सब काम करके निकल जाओ, अच्छे से पढ़ लिख लो, तैयारी करो, सिलेक्शन पालो, समाज में अच्छा स्थान बना लो, तो फिर इस योजना में आने की जरूरत नहीं रहेगी। इस योजना का लाभ लेने किसी को मिल जाए, इसका मतलब स्थिति ठीक नहीं है, क्लियर है? तो क्लियर, अब बोल सकते हो, ध्यान देना, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है। विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब समाज के सभी वर्गों का विकास में योगदान हो, विकास में योगदान हो सभी वर्गों का। देश की लगभग आधी जनसंख्या 48% प्लस महिलाओं की है। अगर महिलाओं को हम शिक्षित, जागरूक और सशक्त नहीं करेंगे तो ये बहुत सारा विकास प्रक्रिया में योगदान नहीं दे सकती। अगर योगदान होगा तो हम 47 तक विकसित भारत के रूप में आ जाएंगे, जीडीपी में योगदान हो जाएगा। ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान देना। ऐसे कंक्लूड करके बोलो 2047 तक भारत ने विकसित भारत बनने का सपना निर्धारित किया है। यह तभी संभव है जब विकास प्रक्रिया में सभी का योगदान हो। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है।
अगर हम इनको शिक्षित करें, जागरूक करें और विकास प्रक्रिया में इनकी भागीदारी बढ़ाएं तो निस्संदेह 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र की स्थिति में उभरकर सामने आ जाएगा और तब एक भारत सशक्त भारत की संकल्पना साकार होगी। एक भारत सशक्त भारत, श्रेष्ठ भारत ऐसे की भी होगा, क्योंकि महिलाएं भी सशक्त हो गई, जागरूक हो गई, अब ये भी आ रही है विकास प्रक्रिया में होगा। इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हो। एक तरीका बोलो, कर सकते हो, लिख के बताओ, कर सकते हो 2047 विकसित भारत, ऐसा जोड़ सकते हैं। बोलो, लिख के बताओ, किया जा सकता है? एक बार लिख के बताओ। यस, बहुत लोगों ने लिखा है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसा तभी संभव है जब विकास प्रक्रिया में सभी वर्गों का योगदान हो। भारत की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। यदि समय रहते महिलाओं को शिक्षित, जागरूक किया जाए, कौशल विकास किया जाए, निर्णय प्रक्रिया और विकास प्रक्रिया में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए, तो निस्संदेह भारत 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा और एक भारत, श्रेष्ठ भारत, संपन्न भारत की अवधारणा भी लागू हो जाए। ऐसा लिख सकते हो एक सकारात्मक तरीके से। तो लिख लोगे, बाद में बात करना क्या लिख रहे हो, नहीं आती क्या है, दो लोग नहीं आती, मतलब यदि दूसरा विषय नहीं आती, नहीं आती, आती कहाँ से आती? मेरी क्लास रुक गई है उनकी, तो रुक गई है तो आप उसको रिफ्रेश करो। इतना ख्याल एक दूसरे का रखने वाले लोग हैं। अपना पढ़ो ना, जिसकी रुक गई है वो ठीक करे। किस काम से उनकी रुकी है उनको पता होगा, नेटवर्क इशू होगा, नेटवर्क इशू होगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। परानुभूति की भावना से लवरेज लोग हैं, कुछ परानुभूति की भावना भरी हुई, जैसे दूसरे का दर्द देखते हैं, कठिनाई में देखते हैं, भावना प्रबल हो जाती है मदद करने। बिल्कुल सही, अंकेश कुमार ने लिख दिया है, लिख के बताया, अच्छी बात है। हमको किसी बोले कि लिख लेंगे 10, बोलो क्लियर। साहिब लिख रहा है, कूट कर बना, कूट के बना, बिल्कुल सही बोले। बोलो ये क्लियर, अच्छी बात है, सिंपैथी है। मगर आप क्या कर सकते हो, सामने वाले का नीट गड़बड़ है, आप दूसरी जगह क्या कर सकते हो? अपना पढ़ो ना, इसका नीट गड़बड़ होगा वो अपना ठीक करेगा, व्यवस्था करेगा, मैनेजमेंट को लिखेगा। इधर से सारी चीजें एकदम राइट डायरेक्शन में चलेंगी, रिफ्रेश करिए उसको, ठीक है, क्लियर हो जाए। ये क्लियर, बोलो ये क्लियर। हाँ, गौरव को भी ये हो गया हम लोगों का महिला सशक्तिकरण। इसे पढ़ोगे तो हो सकता है, कोई संभव कार्य नहीं है। यही निष्कर्ष लिख दोगे लव कुश वर्मा, यही निष्कर्ष कंक्लूड कर दोगे ना जो भी हमने बोला। इसे करने में क्या दिक्कत है? इसी से कंक्लूड कर दोगे, क्या प्रॉब्लम है? 2047 वाले से ही कंक्लूड कर दो। वो चल अच्छा लाइन होगा नारियों के बारे में, वो भी लिख दो। आप उसमें लिख दो केवल योजना बनाने से बहुत सारी योजनाएं हैं नारियों के हित में, परंतु आप आवश्यकता इस बात की है कि उन योजनाओं को ठीक से अच्छे से क्रियान्वित करें। जैसे महिलाओं को आरक्षण मिला है विधायिका में और नीचे स्तर पे, केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और नीचे स्तर पे। अब आवश्यकता इस बात की महिलाओं को शिक्षित और जागरूक कर उसको ठीक से लागू किया जाए। निस्संदेह एक भारत, श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करें। पैराग्राफ में लिखोगे, ध्यान देना, पॉइंट वाइज लिखना है। इस बात ये महिला सशक्तिकरण है। आपको चाहिए जितनी योजनाएं बनाई गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो महिला सशक्तिकरण की योजना है। महिला कन्या समृद्धि योजना, कई सारी 5-7 योजनाओं का भी नाम लिख दो। इन योजनाओं का कुल मिलाकर लक्ष्य क्या है? महिलाओं को भी सशक्त किया जाए, आरक्षण तो दिया गया, विधायिका में सशक्त किया जाए। इससे वो सशक्त होंगी तो लिंग समानता होगा, सब चीजों को बताया जाना। बिहार में देखोगे खूब महिला दरोगा हैं, उनको दे दिया गया आरक्षण, बीपीएससी में भी आरक्षण है कि वो प्रशासनिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी बढ़े, महिलाएं और सशक्त हो। बिहार तो नंबर 1 हो गया है। हमको लगता है सबसे अधिक महिला दरोगा बिहार में। वैसे भी कहीं जाओगे आपको महिला दरोगा को दिखाई देंगे। अब दरोगा लिख तो देते हैं, मगर दरोगा पुलिस हो जाना चाहिए। और महिला दरोगा बोलते हैं, महिला बलवान बोलते हैं, मगर बलवान दरोगा सब तो पुलिस के शब्द है। ये अंदर महिलाओं के लिए कई सारे काम किया जा रहा है। नारी शक्ति वंदन योजना, ये सब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं। इन सबका भी लिखोगे ना, जो जीएस में पढ़ोगे ना, इन सारी जो नारी शक्ति वंदन योजना, नारी सशक्तिकरण का प्रयास है, ये भी लिखोगे, क्या दिक्कत है? सारे लोग पहले बताओ, लिख लोगे। सल्पीड़ित बहुत है महिला। अब तुम्हारा साइज सबका अनुभव अलग अलग है, तुम्हारा अनुभव कुछ अलग होगा। दिखता है सल्पीड़ित बहुत है महिला, कुछ और आगे में महिला दरोगा, ध्यान रखना। ये आगे में थोड़ा शब्द कट रहा है इसका। लाडली बहन योजना भी है, वो भी लिख दोगे। राहुल जी नाम ही अपने नाम के आगे जी लगा लिया है, जो बोलेगा इसको राहुल जी ही बोलेगा ना। नाम ही ऐसा रख लो कि उज्ज्वला योजना भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आता, लिख लो। सारे लोग लिख लोगे, अच्छी बात। देखो है भारतीय संस्कृति, तो इस पे नारी पे कोई भी सवाल बनेगा तो जो बातों की चर्चा की वो कहीं ना कहीं लिखने का रहेगा। हो सकता है नारी सशक्तिकरण को लिंग समानता पूछ ले। लिंग समानता का मतलब है लिंग भेद को दूर कर लिंग समानता स्थापित है। और लिंग भेद क्या है? सामाजिक आर्थिक संदर्भ में जो भेदभाव है, जन्मजात नहीं, आर्टिफिशियल है, मैन मेड, उसको दूर करो। भारतीय संस्कृति विविधता में एकता नोट करोगे, ये रहेगा। यूपी पीसीएस में हो सकता है सवाल इस पे, भारतीय संस्कृति विविधता में इसलिए हो सकता है क्योंकि वहां हाल ही में महाकुंभ प्रयागराज में संपन्न हुआ। महाकुंभ में अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से अलग अलग भाषा, प्रांत, जाति, धर्म भी बोल सकते हो, अलग अलग लोगों ने एक साथ गंगा में डुबकी लगाई, आध्यात्मिक शांति और आनंद की अनुभूति की। तो देखो विविधता तो है, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे, धर्म के नाम पे विविधता है कि नहीं? अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग प्रांत वाले, तो विविधता की वहां एकता की अनुभूति हो रही थी। क्योंकि अभी महाकुंभ हुआ है, उसमें बहुत सारे आर्टिकल ऐसे छपे, ये देखो विविधता में एकता। हो सकता है एक साइड में आपके बगल में स्नान करने वाला तमिलनाडु का हो, आपसे बिल्कुल अपरिचित हो, साथ ही साथ स्नान कर रहे हो, विविधता में एकता का था। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सवाल यूपीपीसी में बन सकता है, 50 नंबर का बन सकता है। जो लोग यूपीपीसी देने जा रहे हो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहाँ सिलेबस में भी संस्कृति शब्द है, साहित्य और संस्कृति। पिछले वर्षों में साहित्य पे तो उन्होंने सवाल पूछा है, संस्कृति नहीं पूछा है। तो हो सकता है संस्कृति पे टिका सवाल को संभव है, और उसमें बनना होगा तो ये सवाल बनेगा, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति और विविधता में एकता, विविधता में विविधता में ऐसा सवाल बन सकता है। स्टार देकर लिख लेना, स्टार दे लिया, तब लेटेस्ट जो पेपर जो होना यूपीपीसी आईएएस में भी संभावना है।
इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछेगा, थोड़ा घुमा फिरा के पूछेगा। ध्यान देना, पूछ सकता है मुझे विविधता में एकता कहाँ पे ये पूछ सकता है। ध्यान देना आती सर एआई देखेंगे ना, राहुल बोले एआई पे भी अलग से क्लास ले लेंगे। एआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्लास ले लेंगे कल, इस पे हो सकता है ले लो। इसमें और इसमें तो कोई ना कोई सवाल बनना चाहिए, 50 नंबर का बनेगा। एआई पे नहीं बनेगा फिर भी लिखेंगे, कुछ ना कुछ कपा के लिखेंगे और ये भी लिखने की सेटिंग रहेगी। आप सतर्क रहना, पीछे पीछे अभी लोग देख रहे हैं आती सर आगे चलते हैं। भारतीय संस्कृति विविधता में कैसे करोगे? सबसे पहले भूमिका लिखो, भूमिका पहले स्ट्रक्चर बनाओ, पहले लिखोगे भूमिका, लिख लो संस्कृति क्या है, संस्कृति क्या है, संस्कृति की विशेषताएं क्या है, पहले लिखोगे विविधता कहाँ कहाँ, विविधता कहाँ कहाँ मतलब किन किन क्षेत्रों में विविधता है, फिर लिखो एकता कहाँ कहाँ, एकता किन क्षेत्रों में है, ऐसा डिस्कस करोगे। फिर बताओ कि एकता के समक्ष खतरे, एकता के लिए खतरे, एकता की स्थापना में खतरे, क्या क्या खतरे हैं एकता की स्थापना के राह में, कौन सी चीजें बाधा बन रही है एकता को स्थापित करने में। देखो जो मैं पढ़ा रहा हूँ 25 में दो, 26 में दो, 27 में दो काम करेगा। देखो जरूरी है जो मैं पढ़ाऊँ यही आ जाए, हो सकता है आ जाए, नहीं आए तो इसमें जो पढ़े हो ना कंटेंट, ये कंटेंट दूसरी जगह तीसरी जगह लिखने में फायदेमंद होगा। मान लो ये नहीं बनता कोई दूसरा नहीं बनता, उसमें भी इधर की कुछ बातों को इसमें हो सकता है 10-15 लाइन हम दूसरे नहीं बदल देते। ये फायदा है, अच्छा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। नीलम चौधरी भूमिका में तो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ अभी। सबसे पहले भूमिका लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना के बाद हम लोग लिखेंगे संस्कृति क्या है, फिर लिख देंगे संस्कृति की विशेषता क्या है, फिर बताएंगे विविधता के पक्ष क्या है। तो ढांचा पूरे निबंध का ढांचा बता रहा हूँ, फिर प्रस्तावना के आगे कैसे शुरुआत करूँ, आया समझ में। एक हम लोग सिनॉप्सिस बना रहे हैं पूरे निबंध को हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, भूमिका लिख दोगे, प्रस्तावना लिख दोगे 10 लाइन में। अगले पैराग्राफ में क्या करोगे, संस्कृति क्या है, संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, विविधता कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ खूब लंबा खींच दोगे ना, सात तक पैराग्राफ निकाल देंगे विविधता कहाँ कहाँ। फिर बताएंगे एकता कहाँ कहाँ है, फिर बताएंगे एकता के मार्ग में कठिनाई है, ये क्या क्या कठिनाई आ रही है, फिर बताएंगे इन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जाए, क्या करेंगे तो दूर हो जाएगा। तो लास्ट में थोड़ा संघाल लिख दोगे, निष्कर्ष लिख दोगे, कंक्लूड कर दोगे। क्या दिक्कत है ये बताओ, इस पर सवाल बन सकता है, आ जाएगा। बढ़िया से तैयारी कर लो, शानदार तरीके से कर लो, मिल जाए तो अच्छा जाओ, और क्या दिक्कत है। इसे लिखोगे 70% भी नंबर आ सकता है, 70% बहुत अच्छा है। आती संस्कृति तो एक हमने थोड़ा सिनॉप्सिस बना लिया कि हम इसमें ये चीजें करेंगे। अब जैसे मान लो विविधता लिख रहे हो, भारतीय संस्कृति की विविधता है, जैसे आपने कहा भारतीय संस्कृति में विविधता है, आप बोलोगे भारतीय संस्कृति धार्मिक विविधता है। भारत में 8 मुख्य धर्मों के लोग निवास करते हैं, भारत में 8 मुख्य धर्मों के लोग निवास करते हैं, और भी 8 मुख्य धर्मों के। आज में से 4 की जननी भारत, 4 तो भारत में ही पैदा हुए, जैसे हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, 4 की जननी भारत है, भारत में ही पैदा हुए। तो 4 भाषा इस्लाम है, हिंदी है, यहूदी है और पारसी धर्म है। ये चार कुल मिलाकर 8 धर्मों के लोग विविधता है। धार्मिक विविधता एक पैराग्राफ आप तक लिखेंगे, भारत में धार्मिक विविधता है, विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं। 8 मुख्य धर्मों के 4 भारत में पैदा हुए, 4 भाषा विविधता है कि 8 धर्मों के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। सबकी अपने अपने रीति रिवाज हैं, सबकी अपनी परंपराएं हैं, सबके अलग अलग पर्व हैं, सबको अपने रीति रिवाजों को मनाता है, सब अपने पर्वों को मनाता है। कोई बंधन नहीं है। कभी कभी कुछ कठिनाई जरूर आ जाती है सांप्रदायिकता के नाम, कट्टरता के नाम, और सभी धर्मों के लोगों अनुयायियों को अपना अपना पर्व, अपने तरीके से वस्त्र, अपने पर्वों को मनाने की छूट मिली हुई। ध्यान रखना, लिख लो इसको, लिख लो एक बार लिखो। चलिए हमेशा धार्मिक विविधता बोल सकते हैं। धार्मिक विविधता देखो, जैसे आप बोल सकते हो भारत में भाषा की विविधता भी है, भारत में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, तो भाषा के दृष्टिकोण से तो हम लोग लिखना विविधता कहाँ कहाँ, तो प्रति पाठ में लिखेंगे, 7 पैराग्राफ लिखेंगे, फिर एक साथ भी 7 पैराग्राफ लिखेंगे, लास्ट में सिद्ध कर देंगे विविधता में। भारत में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं, तो आज की अनुसूची में 22 भाषाएं ऑलरेडी दी गई हैं, मान्यता प्राप्त है भाषाओं को, भाषाओं को। तो सारी पाइपलाइन में है, हजारों बोलियां हैं भारत में, ध्यान देना, एक बोली नहीं हजारों बोलियां हैं। कहा जाता है कि यहाँ पोस्ट पोस्ट पर बदले पानी और 4 पोस्ट पर पानी, पानी बदल जाती है, पानी बदल जाता है, ऐसा चीज कहा गया है, ध्यान देना, बहुत सारी चीजें। तो जब हम लिखेंगे तो खूब लिखेंगे, प्रधान संकेत विविधता बिल्कुल सही। आप अपना पूरे दिमाग से पढ़ोगे ना, अपने मन से भी बोल सकते हो। एक बार विविधता लिखेंगे, बाद में एकता लिखेंगे, ठीक है। बोलो क्लियर, एक बार बोलो सालों क्लियर। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं संस्कृति का शुरुआत कैसे करें। खान पान अलग अलग है, तो मैं लिख रहे हैं खान पान अलग अलग है, बिल्कुल खान पान अलग अलग है। मान लो आप लिख रहे हो, अब किसी में लिख रहे हो विविधता, तो विविधता में खान पान की विविधता लिख दोगे, खान पान की विविधता में एक पैराग्राफ लिख दोगे, खान पान पूरा एक पैराग्राफ निकालोगे 5-6 लाइन का, कौन सी विविधता, खान पान की विविधता। और खान पान की विविधता लिखोगे तो पूरा एरिया घुमा देना, बिहार में लिट्टी चोखा है, राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, गुजरात में वो ढोकला है, तो महाराष्ट्र में कुछ और है, वहाँ का भोजन कुछ लिख देना, तमिलनाडु में उत्तम और वो इडली डोसा है। मतलब जब लिखो खान पान तो ऐसा लिख दो कि सामने वाले के मुंह में पानी आ जाए, क्या तुमने विविधता लिखी है, खान पान की विविधता है। ऐसी विविधता है भारत में, बोलो है कि नहीं है। इंदौर का पोहा लिख दो उसी में, कहीं का कुछ और लिख दो, मान लो टीचर वहाँ से कोई खाया पिया तो खुश हो जाएगा, क्या जानदार है। जो मैं बता रहा हूँ लिखने में दिक्कत है, मतलब ढेर में विविधता है। जो ये लिखोगे ज़्यादा बढ़िया है ना, खान पान की विविधता है कि नहीं है। पहनावे पे भी चले जाओगे, यूपी में क्या है, अरे यूपी में बहुत चीज़ है, पूछा यूपी में क्या है। बनारस में छोटी छोटी लिट्टी बड़ी फेमस है, छोटी वाली लिट्टी, बनारस का लस्सी, लोग भांग के साथ खा लेते हो, ठीक नहीं है। बनारस का अपना एक मिजाज है, वहाँ पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिलती हैं, सब लोगों की कुछ ना कुछ खासियत है। तो खान पान में लिखो तो एक पैराग्राफ घुमा दो, बढ़िया से पैराग्राफ घुमाओ,
थोड़ा साउथ का भी हो जाए, थोड़ा ऊपर का भी हो जाए। आगरा का पेठा भी लिख दोगे, जलेबी भी लिख दोगे। महाराष्ट्र की इडली नहीं लिख रहा है, महाराष्ट्र की इडली डोसा साउथ इंडिया में ज्यादा है। चारों में भी लिख दोगे, क्या दिक्कत है? मगर ये तो लिखो। जब खान पान की विविधता हो तो एक बार विविधता अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से बना दो। झांसी की फुल्की नहीं, सभी जगहों का फुल्की अच्छा लगता है। पूरे देश में जाओगे तो एक दिन में सबसे अधिक आने वाला फुल्की ही होता है। पूरे देश में हर एक जगह पे ठेले लगे रहते हैं, चाहे मुंबई हो चाहे पटना हो। ये तो ऊपर लिख रही में दाल चावल आलू की भुजिया सब्जी दही, इतना लिख दोगे डिटेल से, कई लोगों के मुंह में पानी आ जाएगा, भूख लग जाएगी। बोलेगा रसगुल्ला देखो, सबको भूख की अनुभूति होने लगी, इतनी अच्छी चीजें लिख दोगे। अब यहाँ मेरी जो लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में कबाब लिख दोगे, बिल्कुल कबाब पराठा, बढ़िया बात है। आगे बढ़ते हैं। विविधता को लिखने का ढंग। सबसे पहले शुरुआत कैसे करोगे ये बताओ। अभी क्रमिक रूप से देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। हमने लिखा भारतीय संस्कृति विविधता लिखा, सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे अगले पैराग्राफ में संस्कृति क्या है, संस्कृति की क्या विशेषता, ऐसे चलेंगे। प्रस्तावना में कैसे करो, कैसे लिखोगे प्रस्तावना भारतीय संस्कृति की प्रस्तावना। वेस्ट बंगाल की मिस्टेक रहेगी। अब ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो बोलो महाराष्ट्र की पानी पूरी, सुप्रिया पाटिल महाराष्ट्र से रहता, इनको अभी पानी पूरी की याद आ गई। पुरान होली कल का महाराष्ट्र की पुरान शोभा इनका कुछ स्पेशल बात है, ये महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रही है। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं। अब चलिए कुछ खासियत है, भारत के सभी स्टेट्स की कुछ ना कुछ खासियत है, तो आप उस खासियत को लिख सकते हो। ये देखो विविधता है। कैसे शुरुआत करोगे, तो आप शुरुआत मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों से कर सकते हो। मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां हैं, यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। बात है कि कुछ हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन रस के जहां हमारा। लिख लो, लिख लो। अब ये सब कौन पूछ रहा है कि लड़कियां ज्यादा खाती है फुल्की? सुबह साग मक्की की रोटी, ठीक है। कई सब जितना लिख चुके हैं, रात में खाना वही बनेगा। गया का बिल्कुल सही कुमार, गया का बिल्कुल लिख देना। महाराष्ट्र का अपना पूर्व, अच्छी बात है। पूरन पोली देखो, जब उन्होंने लिखा पूरन पोली, महाराष्ट्र का पूरन पोली भी है। जिसने कोई खाया हो तो बता दे, क्यों किसने खाया हो, पता तो उसके बारे में नहीं जानता। पूरन पोली केस बोल गया पूरा, ठीक है। आगे बोलो। देखो शुरुआत कई तरीके से किया जा सकता है भारतीय संस्कृति में। एक शुरुआत का मैं बता रहा हूँ, जो मोहम्मद इकबाल की पंक्तियों से कर सकते हैं। मोहम्मद इकबाल की पंक्तियां यूनान रोम मिस्र सब मिट गए जहां से,